good evening to all of you. I see Anil Kumar Yadav, Chairman of Jaipur branch. Welcome you all in today's webinar. In today's topic, we have COVID-19 Ask the Expert. Friends, COVID-19 बहुत तेजी से फैल रहा है. जितना ज्यादा टाइम आता जाता है कि हमने पहले सोचा था मार्च के बाद अप्रैल में ठीक होगा, मई में ठीक होगा, जून में ठीक होगा, ये आगे आगे इसकी पीक हो रही है, यहाँ कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. देयर आर सो मेनी क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर है. देयर आर सो मेनी नेगेटिविटी भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत दिनों से बहुत सारी नेगेटिविटी हम लोग सोच रहे हैं कि अरे सर बहुत ज्यादा डेथ हो रही है या बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं. तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है. आपकी जो भी शंका है, जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरीज है, उन सब के लिए आज जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने प्रोग्राम रखा है. मैं थैंक्स देना चाहूंगा जयपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है आस्क द एक्सपर्ट. तो फ्रेंड्स, आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ कोविड-19 का डिस्कशन करेंगे. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड, आई रिपीट, सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप चैट बॉक्स के अंदर मुझे डाल सकते हैं, हमारे डॉक्टर साहब को डाल सकते हैं. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय आर्या सर. वेलकम सर. डॉक्टर संजय आर्या सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसाइटी. And we also have Dr. Alok Mathur sir. Dr. Alok Mathur sir is the senior consultant of Yeshi's Hospital. Good evening. Good evening. Welcome you sir. Friends, आज एज ए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ सीए प्रकाश शर्मा जी सर हैं, सेंट्रल काउंसिल मेंबर. और प्रकाश सर हमेशा जयपुर के जो मेंबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमेशा जुड़े रहते हैं. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक स्पेशल एड्रेस प्रकाश सर की तरफ से. सर, ओवर टू यू सर. थैंक यू अनिल जी. Respected Dr. Sanjay Arya ji, respected Dr. Alok Mathur ji, Chairman of Jaipur branch, Anil Yadav ji, and friends. जिस तरह से ये कोविड की प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ती जा रही है और स्टेज ये है कि फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक ये भी समझ में नहीं आ पा रहा कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. और बहुत सारे मेंबर्स की कंप्लेंट आ रही है कि साहब हमको बेड तक नहीं मिल रहे हैं, रूम तो सेकंड स्टेज है, हमको बेड तक नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है. और जयपुर बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हमारे राजस्थान के और जो दूसरे मेंबर्स हैं जयपुर के बाहर के, उनको या किसी और रिलेटिव को भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इमीडिएटली अपने रिलेटिव को जयपुर शिफ्ट करते हैं. डे बाई डे जिस स्पीड से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, हम इंस्टीट्यूट लेवल पे एक मेजर हमने डिसीजन लिया कि जिस मेंबर को या उससे डिपेंडेंट कोई उसका मेंबर है, उसको ये प्रॉब्लम होगी और वो यदि हॉस्पिटलाइज होगा तो, और उसका टर्नओवर, उसकी जो इनकम है 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, हम 1.5 लाख रुपया उसको इमीडिएटली इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे इंस्टीट्यूट से हम दे रहे हैं. लेकिन मेरा मानना ये है कि ये सेकेंड स्टेज पे जाके हेल्प है. सबसे पहले बहुत जरूरी ये है कि जैसे ही हमारे मेंबर को या उससे रिलेटेड उसके रिलेटिव हुए जो लोग हैं उनको ये प्रॉब्लम हुए, उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे मैनेज करना चाहिए अपने आप को, ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है. और जैसा मैं कई डॉक्टर से बात कर रहा था, इवन बहुत डिफरेंट लाइन के जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन सम कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन तक को यह पता नहीं था कि यदि कोविड हो जाता है तो उस सर्कमस्टांसेस में हमको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. तो कोशिश हमारी फ्रेंड्स यही है कि इस सेशन में एक तो हम डॉक्टर से टेक्निकल बातें समझेंगे कि हमको जब यदि कोविड हो जाए तो पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, कैसे अपने आप को मैनेज करना चाहिए. सेकेंडली, डॉक्टर संजय आर्या जो एक प्रेसिडेंट है प्राइवेट प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के, वो उन्होंने जब कुछ सीनियर डॉक्टर्स की जयपुर में डेथ हुई उसके बाद में ये पीड़ा उठाया और इन्होंने अपने मेंबर्स के लिए बहुत कुछ वो लिए, स्टेप्स लिए. और अब पूरा देख रहे हैं कि यदि कोई मेंबर डॉक्टर इनका कोई प्रॉब्लम में हो रहा है तो उसको ये बहुत हेल्प कर रहे हैं. तो हमारी भी रिक्वेस्ट है डॉक्टर संजय आर्या साहब से कि हमको गाइड करें कि हम इस ऐसे सर्कमस्टांसेस में डॉक्टर साहब हमने कुछ तैयारियां तो कर रखी है कि प्लाज्मा वगैरह के लिए, ब्लड बैंक के लिए हमने भी एक पूरा ग्रुप बना रखा है. और जैसे मैंने बताया कि 1.5 लाख रुपया हम यदि किसी को ये प्रॉब्लम हो जाती है
तो उसको देते हैं। बट मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि वो उसको जैसी कुछ प्रॉब्लम हो तो इमीडिएट उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए, वो रिलीफ कैसे मिल सकता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। बिकॉज मैं बहुत सारे ऐसे मेंबर्स से मिल रहा हूँ कि ऐसे लोगों से मिल रहा हूँ जिनको की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ रही है, लेकिन उसके बाद भी उनसे बोला नहीं जा रहा है, उनको जरा सा चलते ही सांस में बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है और दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है। और इसका मेरा मानना है कि स्टार्टिंग से यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये प्रॉब्लम से हम बाहर निकल सकते हैं। जस्ट रिसेंटली फ्रेंड्स, शायद कल या परसों में WHO की जो चीफ साइंटिस्ट है सौम्या स्वामीनाथन, उनका एक वीडियो सब जगह चल रहा है। उसमें वो बता रही हैं कि जो वैक्सीन है वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में जून 2021 के पहले नहीं आ पाएगी, मिड 2021 में एक्सपेक्ट कर रही हैं। और उसमें भी वो जो बता रही हैं कि उसकी इफेक्टिवनेस 50% होगी। डॉक्टर साहब, हम टेक्निकल नहीं समझते हैं कि 50% इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होगा। और जिस तरह से यदि वो बता रही कि मिड 21 में ये वैक्सीन आएगी, और उसके बाद में भी उनसे पूछा गया कि क्रोनोलॉजिकली आप कैसे कहना चाहेंगे कि पहले किनको दिया जाएगा ये वैक्सीन, तो वो भी बहुत क्लियर है, वो बहुत लॉजिकल भी बात लगती है कि पहले फ्रंट वॉरियर्स जो हैं, जो फ्रंट में रह के जो सारे डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है और जो पब्लिक को डायरेक्टली जाके डील कर रहे हैं, उनको पहले वैक्सीन दी जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि हम एक नॉर्मल जो लोग हैं, हमको इसकी अवेलेबिलिटी नेक्स्ट ईयर भी साल के एंड में जाके हो पाएगी। तो हमारे पास में आज की डेट में भी बहुत बड़ा पीरियड है और अपने आप को अभी भी बहुत लकी हैं हम वो लोग जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है, कि अपने आप को बचा के रखना है और बचा के कोविड से भी रखना है। और इकोनॉमिकली भी जो कंडीशंस चल रही है हमारे देश में भी, इवन ऑल ओवर वर्ल्ड, उनसे भी अपने आप को बचा के रखना है। तो दोनों बहुत बड़े बड़े चैलेंज हैं। तो उन सारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ये छोटी सी आस्क टू डॉक्टर्स का हमने सेशन रखा है। मैं समझता हूँ कि हम सारे मेंबर्स, उनके डिपेंडेंट, उनके फैमिली मेंबर्स लोगों के लिए ये एक बहुत यूजफुल सेशन होगा। और जो ये एडवाइस में डॉक्टर साहब हमको करेंगे उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, कि उस तरह से हम पूरा अपने सारे CA मेंबर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनाइज करें, और वो नई स्कीम जो भी जिस भी तरह से ये लोग ऑर्गेनाइज करें, अपन भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज करें। जैसे छोटा सा भी ये बता रहे थे कि जो ऑक्सीजन नापने का मीटर है, ये करीब सिर्फ 400 रुपये का आता है। और ये तो इवन अपने जो डॉक्टर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। यदि हम फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, यदि हमने 500 रुपये भी यदि अरेंज कर लिया इनसे रेफरेंस लेके उस कंपनी वालों से डायरेक्टली, और क्योंकि मैंने खुद ने ये जो मीटर है ये मैंने 1400 रुपये में खरीदा है। और इस तरह की भी जो अपनी हेल्प है टेक्निकल साइड में भी यदि हम अपने मेंबर्स को कर सकते हैं तो एक मेंबर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा पूरा विश्वास है कि हम लोग आज अपने मेंबर्स को काफ़ी कुछ एजुकेट कर पाएंगे। एंड ओवर टू यादव, अनिल यादव, चेयरमैन जयपुर ब्रांच। थैंक यू सो मच प्रकाश सर। रियली आपने जो स्पेशल एड्रेस दिया है वो डेफिनेटली सर हम उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जयपुर ब्रांच ने कोविड हेल्प डेस्क स्टार्ट करी है। ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट एक जयपुर ब्रांच है जिसने एक कोविड हेल्प डेस्क स्टार्ट करी है। हम इसमें सर जहां भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल बेड खाली होते हैं वो हम पता करवाते हैं। किसी को अगर प्लाज्मा चाहिए होता है तो हमने उसका भी गूगल फॉर्म भर के हमने डेटा कलेक्ट किया है। जो रिकॉर्ड पेशेंट है तो वो अगर डोनेट करना चाहें तो वो भी हम अरेंज कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग, एक हल्की हल्की स्टेप हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब देन अब आप लोगों के साथ जो आप लोग हमें प्रोवाइड कराएंगे, हेल्प जो आप हमें देंगे, उससे और आगे हम हमारे मेंबर्स को फैसिलिटी दे पाएंगे। थैंक यू सर। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर आलोक माथुर सर, सर प्लीज ओवर टू यू। आप बताएं सर क्या कोविड के से कैसे लड़ना है हमें। एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा सर मैं आपसे कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी जो आ रही है उस नेगेटिविटी को प्रॉपर कैसे दूर करें। नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू अनिल जी। सबको मैं पहले तो बधाई देना चाहता हूं। जो बात अभी शर्मा जी कह रहे थे कि हम लोगों ने ये बहुत पैसे का करा, जैसे 1.5 लाख की हेल्प है या कोई भी हेल्प है, उससे बड़ी हेल्प ये है कि लोग बाग एजुकेट हों, क्योंकि आप सबको हेल्प नहीं कर पाएंगे। ये आप मेरी बात याद रखिएगा। मनी से हेल्प नहीं होती, एजुकेशन से ज़्यादा हेल्प होती है, ख़ास तौर पे
वो डिजीजेस जो कि इन्फेक्शस हैं और जिनको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। कोविड वायरस की जब भी बात आती है, शुरू के अंदर नाम कोरोना, अभी भी अखबार के अंदर कोरोना ही आता है, बाकी इट इज स्पेसिफिक कोविड-19 वायरस। ये बेसिकली ड्रॉपलेट बॉर्न इन्फेक्शन है, एंड ड्रॉपलेट एंड थोड़ा बहुत एयर बॉर्न भी, क्योंकि ड्रॉपलेट जब भी अपने मुंह से निकलती है तो थोड़े समय हवा में रहती है, इसलिए वो एयर बॉर्न तो होना ही था, भले WHO ने उसको बाद में माना। शुरू में WHO केवल यही कहती रही कि इट इज ड्रॉपलेट बॉर्न, पर जब भी ड्रॉपलेट अगर निकलेगी तो वो एयर में थोड़े समय तक तो रहेगी, और वो एयर में रहेगी तो वो एयर बॉर्न इलनेस भी है। हर एक जने को ये चीज़ अब तो बिल्कुल क्लियर है, पर मैं बार बार इस चीज़ को बताना चाहूँगा कि ये इन्फेक्शन होता कैसे है। इन्फेक्शन के एंट्री पॉइंट 3 ही हैं। 3 एंट्री पॉइंट ये हैं कि आपका नोज, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मेनली इन्फेक्शन है, सेकेंडली आपका माउथ, और थर्ड है आपके आईज। अब लोगों को लगता है आईज कैसे, आईज जो होती हैं अपने एक डक्ट से नोज से कनेक्टेड है। तो जब भी वायरस आई के अंदर जाता है तो जो नेजोल नेक्राइमल डक्ट होती है वहाँ से वो नाक के अंदर पीछे एंटर कर जाता है और फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये खाने से नहीं फैलता। बताने का मैसेज केवल यही है कि ये जो ट्रैक्ट जो है इट इज ड्रॉपलेट एंड एयरबॉर्न, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने के 3 जगह हैं, वहाँ से इन्फेक्शन जाता है। इट इज़ नॉट फूड बॉर्न इलनेस, वाटर या फूड बॉर्न नहीं है कि अपन कुछ खाएंगे और ये पेट में जाएगा और वहाँ से जैसे और इन्फेक्शन हो सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं है। अब बात आ जाती है कि जितने भी इन्फेक्शंस होते हैं जो अपन वायरल इन्फेक्शन, सिंपल जिसको जुकाम बोलते हैं या इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, उसमें और इसमें डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस केवल एक आया, डिफरेंस आया इसकी जो लाइफ स्पैन है वो सरफेसेस पे ज़्यादा है। इसकी कई स्टडीज के अंदर ये 3-3 दिन तक, मतलब 72 आवर्स तक ये सरफेस पे देखा गया। अब सरफेस पे जो वायरस अगर 72 आवर्स तक टच रहेगा, जब भी कोई पॉजिटिव पेशेंट है या इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसने खांसा छींका, उसकी ड्रॉपलेट सरफेस पे रही, वो जगह आपने टच की और वो टच करके आपने फेस पे टच किया आपके, वो वायरस जो है आपके एंटर हो जाएगा वहाँ से। अब इसकी जो लाइफ है सरफेस पे मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम इसकी जो है प्लास्टिक पे और मेटल पे, मैक्सिमम इसकी जो लाइफ है। इसीलिए जितने भी इन्फेक्शन कई कंट्रीज में फैले, अपने आप भी जो फैल रहे हैं, वो बाहर से जब अपन कोई चीज़ लेके आते हैं, ज़्यादातर वो प्लास्टिक या किसी चीज़ के अंदर कवर्ड होती है, उस पर अगर किसी के ड्रॉपलेट्स हैं वो आपने हैंडल की और आपने हैंड वॉश अगर नहीं करा और अगर आपने फेस पे टच कर लिया, मैं बार बार कह रहा हूँ केवल हाथ, जब तक हाथ में लगा हुआ है तब तक नहीं है ये, जब तक यहाँ पे नहीं आएगा तब तक इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे स्किन से कट हो गया, किसी से टच हो गया, अगर आप 50 आदमियों से भी मिलते हो, अगर आपका टच हुआ हुआ कहीं सरफेस पे है, उससे नहीं आएगा जब आप यहाँ पे एंट्री पॉइंट। इसका मतलब हैंड वॉशिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है, मास्क की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जो तीनों चीज़ें जो अपने लेके चलते आ रहे हैं अभी तक की, जो मास्क है या फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड को मैं हर समय अलग बताता हूँ। सोशली आप कनेक्टेड रहिए, फिजिकली दूर रहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोशली तो अभी अपन भी कनेक्टेड ही है, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, इट इज़ फिजिकल डिस्टेंस, कि आप फिजिकली डिस्टेंस रहें, मास्क पहने रहें, हैंड वॉशिंग जो चीज़ें हैं जिसको अपन आगे चर्चा में करेंगे। अब ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इसीलिए लोगों के जितने भी सिम्टम्स होते हैं, खांसी जो है, जुकाम बहुत कम होता है इसके अंदर, खांसी होती है, फीवर होता है, या जो वायरल के सिम्टम्स होते हैं, बॉडी एक है, गले में दर्द है या सांस भरना, नॉर्मल जो इन्फेक्शन होते हैं। बट इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो केवल लंग में नहीं है। कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे 1 मिनट में आपका लेना चाहूंगा। हम जितने भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं आजकल, सारे डॉक्टर्स ने मास्क के अलावा एक को ग्लास का एक को शील्ड, वो हम लोग जब ऑफिस में बैठे हैं तो हम लोग अभी वो उसकी यूटिलिटी समझ नहीं पाए हैं और हम अभी नहीं लगा रहे हैं। क्या आप एडवाइस करेंगे? बिकॉज जैसे मैं हूँ, मेरे से हर दिन 3 से 4 लोग ऐसे होते हैं जो कि मेरे ऑफिस में आते हैं। हालांकि मेरा एसी चलता है तो भी मैंने विंडो साथ में खोल रखी है कि एयर रोटेशन के लिए। बट आप क्या सजेस्ट करेंगे? हम भी जो अपने ऑफिस में जब बैठे हुए हैं हमको शील्ड लगानी चाहिए? वो भी अपन इस पॉइंट को भी अपन कवर कर लेंगे, थोड़ा सा डिजीज के बारे में ब्रीफली डिजीज कवर कर लेते हैं, कवर हो जाए। तो लोगों को ये दिमाग के अंदर रहा क्योंकि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो लंग से ही है, ऐसा नहीं रहा। इसके जो कॉम्प्लिकेशन का एक बहुत बड़ा रूप आया वो आया कि अपने ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रोफाइल चेंज होने लग गया, क्लॉट होने की जो क्षमताएं जो होती हैं वो क्लॉटिंग होने लगी। इस वजह से जो क्लॉट हो गया वो
उसने हार्ट को भी अफेक्ट कर दिया, यहाँ तक कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज भी बढ़ गई है, हार्ट की मसल्स पे भी इफेक्ट पड़ा, या मेजर जितनी भी आर्टरीज होती है उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गया, इसलिए सडन डेथ भी होने लगे इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके जैसे नॉर्मल निमोनिया में होता है, कोई आदमी से ऐसा नहीं होता निमोनिया के अंदर कि एक ही दिन के अंदर अंदर इतनी प्रॉब्लम हो जाए। वो जो प्रॉब्लम होनी हो स्टार्ट हुई, वो जो थ्रोम्बोएम्बोलिक जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ क्लॉटिंग का, फिर धीरे धीरे ये मल्टी ऑर्गन पे पता चलने लगा कि ये केवल लंग नंबर 1, हार्ट, देन अदर ऑर्गन्स ऑल्सो। तो ये पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करने लग गया, यहाँ तक कि ब्रेन में भी इफेक्ट करने लग गया, किडनी इफेक्ट होने लग गई, मतलब मल्टी ऑर्गन डिजीज की तरफ जाने लगा। तो ये इसका सीक्वेंस रहा, फ्रॉम एसिम्टोमेटिक जिसके कोई सिम्टम नहीं है से लेके पूरा, अगर अपन ग्राफ देखें इसके अंदर पूरी डेथ तक, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर तक का इसका स्पेक्ट्रम चलता रहा। पर हुआ क्या, इसके अंदर ज्यादातर जने एसिम्टोमेटिक रहे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। जिस आदमी के सिम्टम नहीं है वो सोचता है मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि तकलीफ वाकई नहीं है उसको, वो आदमी कॉन्फिडेंटली घूमता है, और वो सबसे बड़ा स्प्रेडर रहा, वो यूथ। जितनी भी यंगर एज ग्रुप रही अपनी, वो अपने आराम से घूमते रहे, क्योंकि उनकी चाहे इम्यूनिटी मान लो कुछ मान लो ज्यादातर एसिम्टोमेटिक रहे, वो अपने घर के अंदर इन्फेक्शन लेके आए। और अपने जो बुजुर्ग जो कि हाई रिस्क ग्रुप में लोग बाग थे, चाहे वो हार्ट पेशेंट हो, चाहे अस्थमा के पेशेंट्स हो, चाहे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, किसी के कैंसर हो, कोई प्रेग्नेंट हो, किसी भी तरीके के, या बिल्कुल जो बुजुर्ग आदमी है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, वो जने इफेक्ट होने लगे। और जब उनके इन्फेक्शन आया तो जाके प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो अपने जो इन्फेक्शन का जो सोर्स रहा वो अपना इस तरीके से रहा कि यूथ जो है, अपने इंडिया में तो यूथ बहुत है, वो बाहर से इन्फेक्शन लेके आया और अपने घर वालों को लाके जो है बुजुर्गों को इन्फेक्शन देना शुरू कर दिया। एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स जो हैं वो 50% तक हैं, क्योंकि लोगों के जिसके घर में एक बार किसी के पॉजिटिव आता है उसके घर के सबकी स्क्रीनिंग कराते हैं। आजकल स्क्रीनिंग कराते हैं तो पता चलता है कि 10 के अंदर से 5-7 जने जिनके कोई तकलीफ ही नहीं थी। वो एसिम्टोमेटिक वाला जो फैक्टर था वो बहुत बड़ा चलता रहा। 80 मान के चलो 80-85% तक जो है माइल्ड सिम्टम में आदमी रह गया। एक आध दिन का बुखार हुआ, हाथ पांव दर्द हुआ, उसके बाद वो ठीक हो गया। उसने सोचा मैंने ठंडा पानी पिया था, मैंने आइसक्रीम खाई थी, खुद ही ने उसने कोरिलेट करना शुरू किया। फिर उसका सेकंड फेज 7 दिन बाद 8 दिन बाद वापस स्टार्ट हुआ कि मेरे दोबारा बुखार हुआ, मेरे गला खराब हुआ। और पर वो 7-8 दिन के अंदर अंदर वो इन्फेक्शन जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो गया। तो जो फर्स्ट सिम्टम है उसको अपन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। नहीं सोचें कि आज हल्का सा 9900 बुखार आया था, मैं कल ठीक था, मैंने क्रोसिन ली थी, लोग अपने आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम ही यही है। फिर कॉम्प्लिकेशन आता है 7th-8th डे पे जाके। तो मेनली इसका जो प्रेजेंटेशन था वो इसी से था। कुछ जनों के जीआई प्रेजेंटेशन भी होने लगा, जिससे पेट के अंदर उनकी गड़बड़ होने लगी। पर मेलेज, हाथ पांव दुखना करना, ये नॉर्मल इसका सिम्टम के अंदर रहता रहा। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बता दी हाई रिस्क को। अब बात आ जाती है टेस्टिंग। जो इसका जो टेस्टिंग थी इसके अंदर भी प्रॉब्लम आने लगी कि लोगों ने एक बार टेस्ट कराया, कहा कि नेगेटिव, दोबारा टेस्ट कराया पॉजिटिव, लोगों ने एक चीज मान ली ये लैब खराब है, ये लैब अच्छी है। जिसने दे दिया कि नहीं नहीं पहले मेरे को बता दिया था पॉजिटिव, मैंने दूसरी लैब में कराया नेगेटिव, बहुत सारी मिथ्स लेके स्टार्ट हुए। पर आपको टेक्निकल सेंसिटिविटी की बात करें तो 60%, 70% मैक्सिमम आपकी सेंसिटिविटी है RT-PCR टेस्ट की, जो कि दोनों तरीके से सैंपल लिया हो, मुंह से भी लिया हो और नाक से भी लिया हो। दोनों जगह से जब तक सैंपल नहीं लिया हुआ होता है तब तक सैंपल हम उसको मानते नहीं है। उसकी भी सेंसिटिविटी 60-70% है। तो अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपके लक्षण ऐसे लग रहे हैं, आपको फर्दर टेस्ट कराना है, तो केवल एक नेगेटिव रिपोर्ट पे लेके नहीं चलें, क्योंकि सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट आया, वो HRCT टेस्ट आया, जिससे भी हम डॉक्यूमेंट करने लगे कि आपके कोविड पिक्चर है, क्योंकि उसमें टिपिकल प्रेजेंटेशन होने लगा। जब तक ये दोनों टेस्ट, और उसके बाद भी मैं कहता हूँ इन सब टेस्टों से ऊपर भी इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल जजमेंट ऑफ डॉक्टर। जब तक आपको क्लियरेंस नहीं देते, आप किसी अपना सेल्फ डिसीजन नहीं लें कि मेरी एक नेगेटिव रिपोर्ट आ गई थी, मेरे कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत आता है। अब बात, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात अपन ने स्टार्ट की थी प्रिवेंशन को लेके, 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रिवेंशन के अंदर आई। पहली चीज फिजिकल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड सैनिटाइजेशन। ब्रीफ में कुछ चीजें इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं। सबसे पहले हैंड सैनिटाइजेशन। हैंड सैनिटाइजेशन के लिए हर समय कहा गया है कि सोप एंड वाटर जहां पे अवेलेबल हो वो आदमी को उसी से ही हाथ धोना चाहिए। पर
20 सेकंड मिनिमम। और हैंड वॉश करने का भी तरीका है, केवल यो करके नहीं, लोबा यो कर लेते नहीं, आपको ये जो जगह है इसको भी अच्छी तरीके से आपको क्लीन करना है, क्योंकि ज्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं यहाँ पे वायरस रहता है। तो क्लीनिंग का फुल प्रोसेस है, उसमें जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंडली, सैनिटाइजर को कब यूज करना है? जब आप बाहर जाते हो जहाँ पे आपको सोप एंड वाटर अवेलेबल नहीं है, वहां पे आपको सैनिटाइजर यूज करना है, क्योंकि सैनिटाइजर केमिकल है, और केमिकल जो होता है ज्यादा यूज करने पे हर एक केमिकल आपको नुकसान देता है। और अपना बेस्ट वे ये है कि आप खुद अपना सैनिटाइजर साथ में लेके जाएं। क्यों? क्योंकि आपको कहीं पे भी सैनिटाइजर मिलता हो सकता है वो जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे रखा हुआ है, ये रखा हुआ हो सकता है वो सही क्वालिटी का नहीं हो, या कि उसमें कोई किसी भी तरीके की मिलावट हो, और या हो सकता है वो आपको रिएक्शन कर जाए। इसलिए आप जिसको रेगुलर यूज करते हैं, यू कैरी दैट। और आप किसी भी जगह पे जाएं, बाहर जाने के अंदर तो सैनिटाइजेशन की मैंने आपको चीज बता दी। सेकंड, जो आदमी गलतियां करता है, गलती करता है अपन मार्केट के अंदर गए, घर से तो आप मास्क पहन के जाते हो, ये तो पक्की बात है, आदमी बेडरूम में ही तैयार हो जाता है, कांच के सामने मास्क वास्क पहन के फिर रवाना होता है। और जब वहां पहुंचता है किसी भी जगह पे, तो पहला काम क्या करता है? उस मास्क को यहाँ करता है, वो पहला काम। तो मास्क पहनने का तरीका ये है कि आपका ये पूरा पार्ट, जैसे आपने रख रखा है यादव जी ने, कि ये पार्ट पूरा कवर होना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये जब ही निकलेगा जब आप वापस घर आ जाओगे। आप बाहर जब भी जाएं तो पूरे टाइम मास्क वियर करेंगे। कोशिश ये करें घर से ही खाना पीना लेके जाएं, किसी भी पार्टी में जाएं, किसी भी जाएं, जाना है ही नहीं, फिर भी अगर आपको कहीं प्यास लगती है तो आप अपनी कार में रखें और फिर उसको यूज करें, पर किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं पहने, क्योंकि आप इसको निकाल के कहाँ रखोगे? आपने सरफेस पे रखा, उस सरफेस का आपको क्लीनिंग पता है नहीं। दूसरी चीज, हैंडलिंग। हैंडलिंग ये है इसकी मास्क की, आपको साइड से पकड़ना है इस मास्क को, कभी इसकी सरफेस को टच नहीं करना है। मास्क की जो अपन ने जो है ये N95 हर एक आदमी को लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉर्मल आदमी के लिए सिंपल जो कपड़े का मास्क होता है वो 2 मास्क रखें अपने पास, और 6 घंटे बाद आपको अपना मास्क चेंज करना है। उसकी सरफेस कभी चेंज नहीं करें कि आपने कभी इधर से पहन लिया और कभी इधर से पहन लिया। उसकी आउटर सरफेस शुड बी ऑलवेज आउटर, इनर शुड बी ऑलवेज इनर। जो सर्जिकल मास्क हैं जो कि कलर्ड आते हैं, उसमें डार्क वाला बाहर रहना चाहिए और हल्का वाला रंग अंदर की तरफ रहना चाहिए, पर 6 घंटे पे मास्क चेंज होना चाहिए। इसलिए बेटर ये है कि आप वॉशेबल जो अपने साधारण मास्क हैं उनको यूज करें, क्योंकि N95 मास्क लोग ले तो आए, एक मास्क को वो 1 महीने चलाते हैं, जबकि N95 मास्क पहली चीज तो ये है ही नहीं नॉर्मल आदमी के लिए। ये केवल हेल्थ केयर वर्कर्स या जो वॉरियर जिनको मानते हैं, पुलिस वाले या जो भी जने पेशेंट के कांटेक्ट में रेगुलर रहते हैं, केवल उनके लिए N95 मास्क, नॉर्मल आदमी के लिए नहीं है। अब बात आती है फिजिकल डिस्टेंस की। फिजिकल डिस्टेंस की इंपॉर्टेंस से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो है वायरल लोड। किसी भी एरिया के अंदर कवर्ड में, खास तौर पे अगर अपन कार में जा रहे हैं, और अगर प्रिफरेबली तो कार में 3-4 जने बैठ के जाने ही नहीं चाहिए, पर अगर आप जाते भी हैं तो वो क्लोज स्पेस जो है वो है आपका वायरल लोड। अगर उसमें कोई भी एसिम्प्टोमेटिक आदमी है और वो अगर उसके साथ आप लंबा ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप कितना भी मास्क पहन लें, अगर एसी चल रहा है, बंद है कार, तो उस एरिया का वायरल लोड बढ़ेगा, और वायरल लोड बढ़ेगा तो आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। फिजिकल डिस्टेंस 6 फुट माना गया है, मिनिमम 6 फुट माना गया है, और 6 फुट दोनों जनों ने मास्क पहना हुआ हो, लाइट चला दो, रिलेटेड स्पेस हो, तब अपन मान के चलेंगे कि हाँ ये वाकई मैंने रूल फॉलो किया है। बंद कमरा, एसी कमरा, पास में बैठे हुए हैं, खा पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, तो आप भूल जाओ आपने कोई चीज मेंटेन करी। और मैं 95% 99% तो टाइम पहना है वही था, 2 मिनट के लिए मैंने निकाला था, वो 2 मिनट बहुत होते हैं। तो ये चीज का आप ध्यान रखें। अगर आप ऑफिस में भी हैं, जो आपने ऐसे बात कही थी, ऑफिस के अंदर आप अपने सामने वाले की चेयर ही दूर रखें। बहुत सारे जने ऐसे मैं ऑफिस में गया हूँ जिन्होंने पूरा आगे ग्लास लगा लिया है, दोनों तरफ स्पीकर सिस्टम है, कोई आदमी आता भी है वो वहां बैठता है, वो अपना ऑन कर देता है, वो बात करता है, आप यहाँ से सुनते हो, आप बात करते हो, फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं है आदमी, बिल्कुल नहीं है। दोनों ने भले मास्क नहीं लगा रखा हो, 2 जने रूम में, बड़ा रूम है, ग्लास है, कोई दिक्कत नहीं, बट बैरियर इज मस्ट। जो आपने बात स्क्रीन के लिए कही थी, वो स्क्रीन का भी सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि आप स्क्रीन लगा के घूम रहे हैं। आप जब उस शील्ड को जब आप यूज करके आते हो, उस पर कोई एंटीवायरल एक्टिविटी, उसको थोड़ा ना धो रहे हो आपने उसको रख लिया और उसको वापस लगा लिया।
अब वो वायरस जिस थैली के अंदर रखा, वहां से वायरस अंदर की सरफेस पे घूम के आ गया, और वो जो वायरस जो आपके अंदर घुस गया, तो उसको जैसे ही आप उतारोगे, शील्ड को उतारोगे, उसको आप अल्कोहलिक बेस से उसको क्लीन करोगे, उसको रखोगे, उसके बाद आप लेके जाओ। ये टेस्टिंग और छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी वायरल लोड को लेके। अब बात आ जाती है, एक टेस्ट स्टार्ट हुआ था एंटीबॉडी टेस्ट, वो भी कई जगह स्टार्ट हो गया है। लोग बाग कहते हैं कि मेरे एंटीबॉडी और एंटीजन का ब्रीफ कर दे तो एंटीजन इन्फेक्शन देता है, एंटीबॉडी आपकी बॉडी का डिफेंस है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती है। एंटीबॉडी के अंदर शुरू के अंदर जो एंटीबॉडी होती है वो IgM इंक्रीज होती है, उसके बाद IgG इंक्रीज होती है। तो अगर आपने एंटीबॉडी टेस्ट करा लिया तो उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि आपके इन्फेक्शन है या नहीं है। अगर आपका IgG लेवल बढ़ गया है, जो कि 1 महीने से पहले नहीं बढ़ता, जो अभी डॉक्टर आर्या भी बताएंगे, जिनका प्लाज्मा डोनेशन में ले रहे हैं, एक आदमी नहीं है जिसके आपके कोविड इन्फेक्शन हुआ और उसकी एंटीबॉडी लेवल्स अच्छे बन गए और हर एक आदमी दे देगा, ऐसा नहीं है। वो मैं डॉक्टर आर्या से जरूर पूछूंगा कि एंटीबॉडी जो प्लाज्मा डोनेशन है वो कौन आदमी कर सकता है, किस एज ग्रुप का कर सकता है, क्या डिजीज नहीं होनी चाहिए और क्या चीजें होनी चाहिए, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब बात शॉर्ट में प्रोफाइलेक्सिस क्या है। बहुत सारी दवाइयाँ स्टार्ट हुई, खास तौर पे अपने यहाँ HCQ को लेके। एक बार जब मार्केट में आया तो HCQ मार्केट से गायब हो गई। HCQ नाम की जो दवाई है, लोगों ने खूब यूज करा। मैं आपको टेक्निकली बता दूं, अपने स्टैटिस्टिक्स, कई तरीके की थ्योरीज आती रही इसके अंदर, पर HCQ ड्रग जो इफेक्टिव प्रोफाइलेक्सिस के अंदर मानी गई कि हर हफ्ते लेते रहो, उसको लेने का तरीका है बिना डॉक्टर की गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए तो डिफरेंट स्टडीज हैं, हर एक की ओपिनियन अलग है, बट अपना ECG करा के उसमें QT इंटरवल होता है, उसको चेक करने के बाद ही लेनी चाहिए, और उसके बाद में भी आपको कराना पड़ता है। तो ऐसी ड्रग जो कि नुकसान भी दे सकती है, अपने आप ना ले। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात आती है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वैसे बहुत ज़्यादा मरीजों को ज़रूरत नहीं पड़ती। जो ये सिम्टोमेटिक है उनके ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, जिनके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो 10-15% पेशेंट्स हैं जो कि सिम्टोमेटिक हैं, माइल्ड कैटेगरी के, एसिम्टोमेटिक को कोई ज़रूरत नहीं, केवल अपन उसको क्वारंटाइन करके रखते हैं। और जो माइल्ड कैटेगरी के हैं उसके अंदर कुछ ओरल ड्रग्स हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और जो मॉडरेट कैटेगरी की इलनेस के अंदर आए थे, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उसका इंडिकेशन है हॉस्पिटलाइजेशन का, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, और वो अगर ट्रीटमेंट आप समय पे ले लोगे तो ये बात जो आ रही थी कि अपने यहाँ पे डेथ क्यों कम है इंडिया में, डेथ इसलिए कम है कि लोगों को अब इसका ज्ञान हो गया है। पहले जब इनिशियल इन्फेक्शन आया, लकी थे अपन इंडिया में, बाद में आया, जहाँ पे पहले आया लोगों को पता ही नहीं था, ड्रग्स भी नहीं थी, लोगों को क्लियरिटी नहीं थी। आज क्लियर है कि किसी के लंग के अंदर इन्फेक्शन है, समय पे आप एडमिट हो, समय पे अगर आप इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट लेते हो, ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो लेते हो, तो आपको ठीक होने के चांसेस बेटर है। इसीलिए अब मॉर्टेलिटी रेट जो है वो इसके अंदर कम हो गई। पर इसका मतलब ये नहीं है, इसकी जो स्ट्राइक रेट है इन्फेक्शन होने की, तो अपने आप 100 करोड़ को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो फिगर अपन देख रहे हैं, इसकी स्ट्राइक रेट इतनी है कि अगर आप एक कमरे के अंदर 10 जने एक पॉजिटिव है और घंटों अगर साथ बैठे हुए, तो उसकी स्ट्राइक रेट बहुत है, वो सबको इन्फेक्ट भी कर सकता है। इसलिए प्रिकॉशन या प्रिवेंशन काफी लंबे समय तक अपने चलते रहेंगे। जहां तक ये वैक्सीन की बात जो शुरू के अंदर कही थी, वैक्सीन जो है अभी उसमें काफी समय है, और वैक्सीन अगर आ भी जाता है तो भी आपको प्रिकॉशंस हैं वो आपको एज इट इज रखने ही पड़ेंगे। ओवर टू संजय। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इस चीज में कि किस पेशेंट को अपन हॉस्पिटलाइज करते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन में इसका क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर सेशन पे आ जाएंगे। ओवर टू संजय। नमस्कार। इसमें डॉक्टर आलोक ने वैसे डिजीज काफी कवर कर ली है, लेकिन मैं अब आपके सिम्टम्स आ गए, उसके बाद से आपको क्या करना है ये इसको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर आपके बुखार है तो बुखार के साथ गला खराब और बदन में दर्द, इस तरह की चीजें हैं, तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। जो भी डॉक्टर हो आप, वो आजकल सब डॉक्टर फोन के थ्रू, टेलीमेडिसिन के थ्रू सलाह दे रहे हैं। अगर डॉक्टर सलाह देता है कि आपको RT-PCR टेस्ट कराना है, तो RT-PCR टेस्ट बहुत सारी लैब्स में हो रहा है, आपके प्राइवेट लैब्स में भी हो रहा है, गवर्नमेंट के लगभग जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, जयपुरिया, आपका RUHS, सब जगह हो रहा है।
तो उसके लिए आपको जाके टेस्ट कराना है। उसमें वेल फिटेड मास्क पहन के आप लैब जाएं, वहाँ टेस्ट कराएं। टेस्ट की रिपोर्ट आपके शाम तक ईमेल पे आ जाती है। वंस आपकी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई या नेगेटिव भी आई है, तो अगर सिम्टम्स हैं तो आप अपने आप को घर में आइसोलेट कर लें, क्योंकि एक स्टडी में देखा गया है कि अगर आप पॉजिटिव हैं और आपके घर के बाकी लोगों का भी टेस्ट करा जाए तो मात्र 10% घर के बाकी मेंबर पॉजिटिव आते हैं शुरू में। तो आप आपके 90% फैमिली मेंबर्स को आप बचा सकते हो अगर टाइमली आप आइसोलेट हो जाते हो। तो इसमें आइसोलेट के लिए आपको ये है कि 14 दिन का मान के चलते हैं हम कि 14 दिन आपको किसी भी उस पे हवादार कमरे में आइसोलेट हो जाएं, सारे एंटरटेनमेंट और इसकी चीजें आप कमरे में रख लें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, ये आपके पास जरूर होना चाहिए। ये 400 रुपए से 4000 रुपए तक किसी भी रेंज का आ सकता है, लेकिन 400 रुपए वाला जो है वो सफिशिएंट है यूज करने के लिए। इसका यूज ये है कि आप वंस पॉजिटिव आ गए हैं तो आप इसको उंगली पे लगा के आप अपना वो ऑक्सीजन कितनी मात्रा है खून में वो आप नाप सकते हो। अभी जैसे मैंने इसको लगाया है, इसमें एक तो पल्स आती है और एक ऑक्सीजन सैचुरेशन आता है। तो ऑक्सीजन, इस बीमारी में क्या होता है, एक हैप्पी हाइपोक्सिया करके एक कंडीशन होती है जिसमें कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है लेकिन आपको मालूम नहीं चलता। साधारणतः क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होते ही आपको हांफना, घबराहट ये सब चालू होती है, लेकिन इस डिजीज में ये सब चीजें नहीं होती है। तो इस कारण से जब एक क्रिटिकल लेवल तक आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है तब आपको मालूम चलता है कि ऐसी स्थिति आ गई, जो कि बहुत खतरनाक है। तो इस इंस्ट्रूमेंट ने करीब करीब 3% मॉर्टिलिटी रेट से 0.5% मॉर्टिलिटी कर दी है केवल इस इंस्ट्रूमेंट ने। यानी न्यूयॉर्क में जब हुआ था तब कितने लोग मरते थे और आज जो हो रहा है उसमें बहुत कम लोग मर रहे हैं, वो केवल इस इंस्ट्रूमेंट का कमाल है। तो जो भी पॉजिटिव है या पॉजिटिव नहीं भी है तो ये अपने घर पे रखो और चेक करते रहो 2 से 3 घंटे में, और 10 से 15 मिनट तक इससे खेलते रहो। कुछ नहीं है, बस यूं चिमटे जैसी चीज है, उंगली पे लगा दी, ऑन कर दी, बस। अगर आपका ये इसमें सैचुरेशन 93 से कंटिन्यूअसली 10 मिनट से ज्यादा कम आ रहा है तो उंगलियां बदल के एक बार चेक कर लो कि ये कम ही आ रहा है क्या। तो इसका कंफर्म करने का एक तरीका ये है कि इसको लगाए लगाए आप 6 मिनट तक ब्रिस्क वॉक करें। ब्रिस्क वॉक करने से क्या होगा, अगर ये 93 से और कम हो रहा है इसका मतलब कंफर्मली आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें ऐसे टाइम में जिससे कि आपकी जान बच सके। इसके अलावा ये है कि आप बाकी अपने फैमिली मेंबर्स का जो टेस्ट करा रहे हैं उसमें अगर पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव आए कुछ नेगेटिव आए तो घर के अंदर ही पॉजिटिव अलग हो जाए, नेगेटिव अलग हो जाए। इसके बाद अगर ये आपके डिजीज मतलब पॉजिटिव आ गया है तो फिर आपको कुछ टेस्ट डॉक्टर सलाह देता है और उन टेस्ट को आपको कराना है जिससे कि डिजीज का बिगिनिंग का जो प्रोसेस है वो मालूम चल सके। सबसे जरूरी टेस्ट जो होते हैं वो एक बैटरी ऑफ ब्लड टेस्ट है और दूसरा है एक सीटी स्कैन जिसको HRCT कहते हैं। तो ये HRCT की सीवियरिटी स्कोर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये मालूम करते हैं कि इनिशियली डिजीज कितनी सीवियर है। बहुत सारे लोगों में ये देखा गया है कि कोई भी सिम्टम नहीं है लेकिन सीटी कराया तो उसका सीवियरिटी स्कोर बहुत ज्यादा आ रहा है। ये सीवियरिटी स्कोर कुछ लैब 25 पॉइंट में से देती है, कुछ लैब 40 पॉइंट में से देती है। तो 10 तक जो सीवियरिटी स्कोर होता है वो माइल्ड कहलाता है, 10 से 20 तक मॉडरेट कहलाता है और 20 से ऊपर होता है जो वो सीवियर कहलाता है। तो इसके आधार पर आप 3-4 दिन पहले ही मरीज के अंदर क्या होने वाला है उसको जान सकते हैं, और अगर सीवियरिटी स्कोर ज्यादा आ रहा है तो इमीडिएटली आपको भर्ती होने की भी सलाह दी जा सकती है जिससे कि टाइमली आपको एंटीवायरल ड्रग्स और ये सब लग जाए। अब मेरा ख्याल है क्वेश्चन आंसर सेशन एक आध चीजें मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कहा इससे पहले मैं ही आपको आंसर दे दूं कि घर में अगर 2 जने पॉजिटिव हो गए तो क्या करें।
वो दोनों एक रूम के अंदर रह सकते हैं, वेंटिलेटेड रूम, जैसे डॉक्टर आर्या ने बताया। क्योंकि ये बड़ी आती है कि साहब अपना हस्बैंड वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं। वैसे तो हस्बैंड वाइफ को पॉजिटिव ही रहना चाहिए ज़िंदगी के अंदर, बहुत ही मुश्किल काम है दोनों का पॉजिटिव होना, एक ना एक तो नेगेटिव होता ही होता है। एज ए स्पाउस बता रहा हूँ, अभी तो कोई भी नहीं है अपने सामने, पर अगर दोनों जने पॉजिटिव हैं तो दोनों जने एक स्पेस पे रह सकते हैं, बट दैट शुड बी वेंटिलेटेड, क्योंकि हो सकता है एक का वायरल लोड कम हो, दूसरे का ज़्यादा हो, तो इट इज़ ऑलवेज वेंटिलेटेड रहना चाहिए। दूसरी चीज़, कहाँ गलतियाँ होती हैं? गलतियाँ क्या होती हैं कि आपके घर में कोई आया, कि चलो ज़्यादातर जने फिर भी इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि अननेसेसरी नहीं आते, पर फिर भी किसी भी कारण से अगर आता है कोई घर के अंदर व्यक्ति, तो आप फिजिकल डिस्टेंस तो मेंटेन कर रहे हैं, अब आप उसको खाने पे बैठाते हैं। खाने पे बैठाते हैं तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ कि आप उनके साथ खाना नहीं खाएं, कोई बात नहीं, वो अपने गेस्ट है, आपने उनको खाना परोसो, आप मास्क नहीं हटाओगे, क्योंकि दोनों जने अगर मास्क हटा के बैठ के सामने खाना खाते हैं और जब बात करते रहते हैं, तो जो आपका डिस्टेंस बहुत कम हो चुका होता है। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है इन्फेक्शन फैलने की। साहब वो मेरे यहाँ डिनर पे आए थे, 2 दिन बाद पता चला उनके पॉजिटिव है, आज मुझे ही बुखार हो गया, मैंने टेस्ट कराया, मेरे भी पॉजिटिव। तो ये जो डाइनिंग टेबल है जहाँ पे अपन बैठते हैं या कभी भी कहीं साथ खाना खाते हैं, मान लो 4 जने बैठ भी गए, मान लो बैठ के गार्डन में आपने फिजिकली डिस्टेंस पे बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप दूरी पे बैठ सकते हैं, आप आराम से मिल सकते हैं। बट जब आप खाने के लिए उठे तो चारों जने एक साथ उठ गए, ये दूसरी गलती। आप एक जना उठा, वो अपने लेके आया, तब तक बाकी सबने मास्क लगा रखा, दूसरा जना गया फिर दूर बैठा। आप एक ही टेबल पे अगर चारों जने आ जाते हैं और वहीं से लेते हैं, उस समय तो सबके मास्क हटे हुए हैं, इसीलिए तो बुफे में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन हुए, जहाँ पे बुफे के में लोगों ने खाना खाया, क्यों? क्योंकि वहां सबके मास्क हटे हुए थे और वहीं बात कर रहे थे और वहीं से खाना ले रहे थे और वहीं से इन्फेक्शन होने लगा। मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछें, दैट विल बी बेटर वे। अनिल जी। जी सर। जी सर, पहला क्वेश्चन है सर, एक मेंबर था, वो 15 डेज होने के बाद 15 डेज पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हुआ। देन अब वो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं लैपटॉप पे, तो लास्ट 2-3 दिन से हेडेक हो रहा है। तो ये मतलब रूटीन है या कुछ ये मेडिसिन लेनी है उनको? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी टेस्टिंग का क्या सिस्टम है। टेस्टिंग का सिस्टम ये है कि जो मेन पीरियड माना गया है वो टोटल 14 डेज का माना गया है। अगर 3 दिन तक आदमी एसिम्प्टोमेटिक है, लास्ट 3 डेज तक, और अगर 14 डेज हो गए, तो वो नॉर्मली आदमी इन्फेक्टिव नहीं रहता। टेस्ट उसका पॉजिटिव आ सकता है, टेस्ट उसका पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि टेस्ट के अंदर तो महीनों तक भी पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि जो डेड वायरस है उसको पीसीआर कैच करता रहेगा। तो 14 डेज के बाद जो नॉर्मली है कि अपन मान के चलते हैं इन्फेक्टिव नहीं है, पर अगर आपको बिल्कुल श्योर होना है तो आप टेस्ट कराओ या नहीं कराओ। अगर आप बिल्कुल ठीक हो, 21 दिन बाद आप आराम से रह सकते हैं विथ ऑल ड्यू प्रिकॉशंस। अगेन, ऐसा नहीं है, अभी तक श्योर नहीं है कि दोबारा इन्फेक्शन होगा या नहीं होगा, इसलिए आपको वो प्रिकॉशंस तो एज इट इज रखने ही पड़ेंगे। जो एक बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ आगे फ्यूचर के अंदर हॉस्पिटल बनेंगे, देखना, वो होगा पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। कोविड इन्फेक्शन हो जाने के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस आगे अपन देखने वाले हैं अगले सालों के अंदर, वो बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि जिनके लंग्स की भी प्रॉब्लम रही है, उनके लंग्स में परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज भी आ गए हैं, तो उनको ज़िंदगी भर तकलीफ रहेगी। इसीलिए समय पे इलाज कराना इंपॉर्टेंट है। ये जो हेडेक है, इस तरीके के सिम्टम्स तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर रह सकते हैं। वीकनेस और आजकल स्ट्रेस, जो घर पे बैठा हुआ आदमी के वैसे हेडेक हो रखा है, तो इट्स ए कॉमन प्रॉब्लम। बाकी जैसे आपने कहा उस पे बैठता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, हर एक आदमी का जो स्क्रीन टाइम है वो एवरेज 7 to 8 आवर्स है मिनिमम, जो कि पहले 3 से 4 घंटे था, 8 घंटे, भले वो कुछ काम नहीं करता तो भी मोबाइल पे है, तो इसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, पोस्ट कोविड के बाद में क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? कुछ डाइट के अंदर कुछ चेंज करना है या रूटीन में, जैसे अगर नेगेटिव आ गए हैं, सब चीज नॉर्मल है, तो कोई चीज है मतलब सेफ्टी मेजर से? या डाइट तो पहले भी हेल्दी लेनी है और बाद में भी हेल्दी लेनी है, और हेल्दी डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी वायरल इन्फेक्शन के अंदर या नॉर्मल आदमी को भी, वो एक्सरसाइजेस। डाइट तो चलो आपको लेनी है, हाइड्रेशन अच्छा रहना चाहिए, प्रोटीन डाइट, विटामिन दो तो नॉर्मल आदमी को भी लेनी चाहिए, वो बाद में भी लेनी है, पहले भी लेनी है, ड्यूरिंग इलनेस भी लेनी है, एज इट इज है। बट ये जो अंदर अपन पहले लॉकडाउन में रहे या अभी भी अपन ज्यादातर जने एक तरीके से लॉकडाउन में रहते हैं, घर ही रहते हैं, तो रेगुलर एक्सरसाइज में डॉक्टर संजय से पूछना चाहूंगा कि कॉमन एक्सरसाइजेस एक ले मैन को, जो कि जरूरी नहीं कि आप पार्क में जाएं, क्योंकि पार्क में भी इन दिनों तो कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि
वहां पे भी लोग बिना मास्क के और ठाके लगा के घूमते रहते हैं, और चांसेस अभी भी हैं एयरबॉर्न के। अगर आपके पास से आदमी के पीछे बार बार चले जा रहे हो और बहुत इन्फेक्टिव है तो चांसेस ऐसा नहीं है कि निल है उसके अंदर। क्या कॉमन एक्सरसाइजेस घर पे भी बैठ के आदमी कर सकता है, डॉक्टर संजय? एक्सरसाइज प्रकाश जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि प्रकाश जी बहुत एक्सपर्ट है एक्सरसाइज में। 3 तरह की एक्सरसाइज होती है जो आदमी को करनी चाहिए। पहली होती है वेट वाली एक्सरसाइज, दूसरी होती है आपकी कार्डियो जो रनिंग वाली एक्सरसाइज, या तीसरी होती है स्ट्रेचिंग। ये तीनों जो हैं वो वीक के हिसाब से आप अपने आप को उसमें शेड्यूल कर सकते हैं। वेट वाली एक्सरसाइज कोई भी वेट लेके किसी भी तरीके से जो एक्सरसाइज है वो है। फिर रनिंग जो है वो हाई इम्पैक्ट वाली एक्सरसाइजेस में आती है, जो जिसमें हार्ट रेट जो है आपकी बढ़ती है। हार्ट रेट जो है वो उसकी एक टारगेट हार्ट रेट रहती है जो आपको एटलीस्ट 30 मिनट तक मेंटेन करनी पड़ती है। वो एक्सरसाइज है, वो कभी और उसको टॉपिक ले लेंगे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। और तीसरी है स्ट्रेचिंग। ये 3 एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए भी है कि क्योंकि बाकी जो इलनेसेस है वो अब बढ़ेंगी। जितने भी अपने जो डिजीज मानते चलते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ये सब सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से है, और अपनी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो चुकी है। अभी कोविड से रिलेटेड ही रहे तो ज्यादा बढ़िया तो इसमें अपन को ज्यादा ध्यान देना है कि दूसरी डिजीजेस अपने पनपे नहीं। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर, विटामिन, स्ट्रेचिंग, जॉइंट्स, ये सारी चीजों का अपन को रेगुलर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। अभी एक मैं क्वेश्चन पहले, सॉरी अनिल जी, मैं पूछ रहा हूँ हाँ डॉक्टर साहब, ये बॉडी इम्यूनिटी का ये कोई टेस्ट होता है जिससे ये पता चल जाता है कि आपकी बॉडी ऐसे कुछ टेस्ट होता है? एक मैं इसका जवाब दूं। इम्यूनिटी के नाम पे जो मार्केट है वो इतना बड़ा मार्केट बना दिया है, जबकि इम्यूनिटी सेल्फ आपके शरीर की खुद की होती है। उसको न तो किसी भी तरीके से आप कोई ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, लेकिन इस इम्यूनिटी के नाम पे जो चीजें बिक रही हैं वो सब यूजलेस है। आप एक नॉर्मल खाना, एक नॉर्मल तरीके से रहना, नॉर्मल एक्सरसाइज, ये सफिशिएंट है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कुछ भी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी के नाम पे आप ले रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। साइंटिफिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोई भी दवा नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो इसका टेस्ट जो हो रहा है, ये टेस्ट कराने की, जिसको नहीं हुआ है वो टेस्ट करा के अपने आप को असेस कर सकता है कि उसकी क्या कंडीशन, क्या टेस्ट कराना चाहते हो कि उसके कोविड होएगा या नहीं होगा, या नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। कोई भी इन्फेक्शन में आप पहले नहीं बता सकते इसके होगा या नहीं होगा। पर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मैंने शुरू में बात की, वो लोग ज्यादा बचाव का ध्यान रखें, क्योंकि उनके होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज यू नो सर, वेदर चेंज हो रहा है तो हल्का सा कफ और ये सब चीजें, कफ और फीवर हो रहा है, तो इसमें भी कोई कोविड से रिलेटेड टेस्ट कराना कंपलसरी है नहीं या नहीं, मतलब? देखो ऐसा है कि इस समय अगर फीवर हो रहा है आपके, तो किसी भी हालत में किसको किसी भी सीजनल प्रॉब्लम से कोरिलेट नहीं करके सबसे पहले कोविड टेस्ट कराना ही है। ये नहीं सोचें कि मेरे तो हर साल होता था, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं बता दूं, बाकी जितनी भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं वो आपके सारी कम है, इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा, एलर्जी, अदर इन्फेक्शन, क्योंकि अपन ने मास्क तो लगा ही रखा है। वो सारे इन्फेक्शंस कम रहेंगे। अगर किसी के भी फीवर और थ्रोट में प्रॉब्लम है तो उसको कोविड तो कराना ही है। पेंडेमिक में सबसे पहले वो इलनेस देखनी चाहिए जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, कराना ही है उसको। ठीक है सर। ये कमल जी है हमारे साथ में। कमल जी की मदर अभी कोविड पॉजिटिव है। कमल जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। यस कमल जी, आप प्लीज पूछिए। हाँ कमल जी पूछिए। डॉक्टर, मेरी मदर को 8 तारीख को कोविड डायग्नोस हुआ था, तो वो 11 दिन आईसीयू में। आवाज क्लियर नहीं है। हाँ वॉइस जी, आपने 2 इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं, ऑन कर रखे हैं क्या एक साथ में? कमल जी, आवाज आ रही है? डिस्टर्ब है कमल जी, इको हो रही है। आवाज आ रही है प्लीज? आप चैट बॉक्स में बताइए। मेरी मदर को कोरोना डायग्नोस हुआ था 8 तारीख को, और 19 तारीख को डिस्चार्ज हुई जेएनयू हॉस्पिटल से। तो अभी 2 लीटर ऑक्सीजन हमें देना पड़ता है। जरा सा कॉलेज वगैरह जाती है तो उनका सैचुरेशन से नीचे 80 से नीचे भी आ जाता है मुश्किल से 1 मिनट के अंदर। किडनी पेशेंट भी है, मतलब हाई किडनी उनका चलता है। हाँ। तो
तरीके से हम देखें? देखो, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पीरियड हो चुका है वो कोविड इन्फेक्शन इज ओवर। आपके कोविड इन्फेक्शन नहीं, अब ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में लंग के अंदर फाइब्रोसिस या इन्फेक्शन जो जिसका परमानेंट डैमेज हो गया है, थोड़ा बहुत पहले होगा तो अब बढ़ गया होगा या अभी हो गया है। अब उनका नॉर्मल जिसमें लंग में फाइब्रोसिस हो जाता है, जिस तरीके से उनका इलाज चलता है, चाहे वो स्टेरॉयड हो या और भी दवाइयाँ बहुत सारी दी जाती हैं, उस पर चलेंगी। वो जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज वाले जो पेशेंट्स होते हैं उस कैटेगरी के अंदर आ गई हैं, उनमें उनका इलाज अलग तरीके से चलेगा। अब उसको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन का फाइब्रोसिस मान के चलें, जो कि नॉर्मल किसी भी इन्फेक्शन में होता है, और उनका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन न देके बाजार में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के नाम से इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो कि एयर से डायरेक्ट ऑक्सीजन निकालते हैं, तो वो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन लाना ले जाना उसको चलाना लंबा समय तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ही काम आएगा। बिल्कुल। कंसंट्रेटर आखिरी क्वेश्चन ये है कि हम कंसंट्रेटर में जैसे 2-3 घंटे ऑक्सीजन हटा के और सिचुएशन 95 तक रहता है, तो क्या हम वैसा करें या लगातार लगा के रखें? नहीं, ऐसा है, ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है और हर पेशेंट इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रीट होना चाहिए। तो जो भी आपके फिजिशियन है या जो भी डॉक्टर है उनसे आप पूछिए, क्योंकि बहुत सारे आपने बताया किडनी प्रॉब्लम भी है, तो कई एंगल होंगे इसके ट्रीटमेंट में। पर हाँ, बिल्कुल क्लियर है कि अब उनका ट्रीटमेंट लंबे समय तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अनिल जी। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर आर्य साहब से पूछना चाहूँगा सर कि जब हमने न्यूज़पेपर पे पढ़ा डॉक्टर तोलानी, डॉक्टर जिंदल, डॉक्टर गोयल, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर जो कि बहुत फेमस थे, उन्होंने बहुत सेवाएं हमारे जयपुर में हमारे सोसाइटी को दी, पर पता चला कि इवन उनको भी प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया और उनकी डेथ हुई। उसके बाद में आप लोगों ने बहुत एक बीड़ा उठाया और अपने मेंबर्स के लिए काफ़ी कुछ प्रिकॉशंस लिए, काफ़ी कुछ अरेंजमेंट्स किए। सर, हम लोग यहाँ पे जयपुर में 10,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रजिस्टर्ड हैं जयपुर में, तो और हम कोशिश अपने लेवल पे कर रहे हैं कि हमारे मेंबर्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो उनको हेल्प करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए है एक तो कि जब भी जरूरत पड़ती है तो इमीडिएटली उसको हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए अभी भी वही प्रॉब्लम आ रही है। इसमें प्रकाश जी मैं आपको वो सारी बातें बता देता हूँ जो हमारी एसोसिएशन ने की, तो आपको भी वो मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। संजय, मैं इंटरप्ट करूंगा। पहले 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के कि इन डॉक्टर्स के साथ क्या हुआ। सेकंड क्वेश्चन है अपन को क्या करना चाहिए, वो डॉक्टर आर्य बताएंगे। पर ये मार्केट के अंदर गलत न्यूज़ है कि उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला या जो है इस तरीके से नहीं मिला, ऐसी बात नहीं है। इससे अपन को लेसन लेना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन किसी के भी साथ हो सकता है, ये प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल डॉक्टर तोलानी या डॉक्टर जिंदल के साथ ही प्रॉब्लम हुई है, डॉक्टर पवन के साथ हुई। डॉक्टर जिंदल और डॉक्टर पवन मेरे अंडर में एडमिटेड थे दोनों जने, पर ये प्रॉब्लम 100 जनों के साथ हुई है। तो इम्पोर्टेंट मैसेज है, उनसे अपन को सीखना चाहिए कि ये ग्रेविटी इलनेस की इतनी है, इसलिए समय पे इलाज लें। डॉक्टर आर्य, मैं चाहूंगा कि आप बताएं क्या क्या कर सकते हैं अपन इसमें। जब ये एकदम से एडमिशन होने लगे, डिजीज बढ़ने लगी, तो उस टाइम आनन फानन में बहुत सारे ऐसे एसिम्टोमेटिक भी अस्पतालों में भर्ती होने लग गए। एक पैनिक क्रिएट हुआ। उस पैनिक से जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे, जितने भी जुडिशरी वाले थे, या जितने भी सोसाइटी के इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, इन्होंने उन अस्पतालों में जाके बेड सारे भर दिए। जबकि उस टाइम ये करना चाहिए था कि जो रियल सीवियरिटी डिजीज वाले थे उनको प्रायोरिटी में रखना चाहिए था। जितने भी जो सरकारी अस्पताल थे उनमें वीआईपी वो वार्ड्स बन गए। ऐसे बहुत सारा मिसमैनेजमेंट हुआ। अब काफी ठीक हो गया, लेकिन उस टाइम ऐसा हुआ कि कहीं भी कोई बेड अवेलेबल नहीं होता था। तो उसको देखते हुए हमारी एसोसिएशन ने एक काम ये किया कि जयपुर में जैसे 17 हॉस्पिटल ऑफिशियली अभी कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी एक पूरी लिस्ट है जो मैं प्रकाश जी को भिजवा दूंगा। उसमें टेलीफोन नंबर के साथ वो पूरी लिस्ट है।
हम लोगों ने उन सब के जो ओनर्स थे या मेन डॉक्टर्स थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हम कोई भी डॉक्टर या डॉक्टर का रिलेटिव, क्योंकि एक छोटे ग्रुप को हम कैटर कर सकते हैं, इसलिए हमने डॉक्टर या डॉक्टर के रिलेटिव जो वॉरियर थे उनको रिलीफ देने का काम किया। तो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते थे सो एंड सो बस्सी का डॉक्टर है जो जयपुर आ रहा है, उसके लिए बेड। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं खाली होता था तो वो बता देता था कि यहाँ बेड मिल जाएगा। पहला काम तो हमने ये किया। दूसरा काम हमने ये किया कि जो भी पॉजिटिव होता है जयपुर शहर में हमारा डॉक्टर, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये पल्स ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करा देते हैं, जिससे कि वो अपना सैचुरेशन देखता रहे और अगर सीवियरिटी उसको लग रही है तो इमीडिएटली रिएक्ट करके और ट्रीटमेंट चालू कर दे। थर्ड हमने ये किया कि अगर डॉक्टर बोल रहा है कि एडमिशन की जरूरत है, लेकिन आपने मालूम किया कहीं एडमिशन नहीं है, आपका ब्लड सैचुरेशन जो है वो 80% आ गया है। अब 80% पे अगर इमीडिएटली ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो आपको पूरा जान का खतरा है। तो ऐसे में आप ऑटो में बैठ के या एम्बुलेंस में बैठ के बेड का इंतजार नहीं करें। उसके लिए हमारी एसोसिएशन ने करीब 20 सिलेंडर बिल्कुल रेडी टू यूज वो तैयार किए और उनके साथ हम उनको कैसे यूज करना है घर पे एक उसका वीडियो भी साथ में उनको पोस्ट करते थे, जिससे कि जिस दौरान बेड नहीं मिल रहा उस पे घर पे ही वो ऑक्सीजन लगा ले, क्योंकि फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ऑक्सीजन ही है। एंटीवायरल और बाकी चीजें तो बाद की चीज है, जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। तो आप लोग भी इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आपकी एसोसिएशन के थ्रू हमारे पास कोई ऐसा नीडी आता है तो हम लोग 15,000 रुपीज की सिक्योरिटी लेके सिलेंडर प्रोवाइड कर देते हैं और सिलेंडर आप अपनी गाड़ी में ले जाओ। आप 48 आवर्स तक प्रोवाइड करते हैं, इससे ज़्यादा क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और उसके बियॉन्ड अगर कोई सिलेंडर रखता है तो हम ये मान के चलते हैं कि उसने परचेज कर लिया, क्योंकि हमें टर्नओवर नया वो पेशेंट के लिए करना होता है। तो ये सिस्टम हमने बना रखा है। इसके अलावा हम लोग ढूंढते हैं उन पेशेंट्स को या उन डॉक्टर्स को जो ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 15 to 20th डे पे उनको वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। प्लाज्मा में उनको जस्ट जो डोनेट करना चाहते हैं उनके टेलीफोन नंबर लेके हम मेनली महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हमने टाई अप किया हुआ है। डॉक्टर राम मोहन जायसवाल है वहाँ पे, तो उनको हम वो नंबर दे देते हैं। उनकी टीम घर पे पहुँच के उनका एंटीबॉडीज लेवल वगैरह सब चेक कर लेती है। यूजुअली क्या होता है कि एंटीबॉडी अगर लेवल अगर हाई होता है तो वो बहुत अच्छा एक दवा की तरीके से प्लाज्मा काम करता है। उनको फिर टाइम देके डोनेट कराते हैं। उनका वीडियो वगैरह फिर हम सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करते हैं, जिससे और लोग भी मोटिवेट हो। एक जने का डोनेशन जो है वो 2 पेशेंट की जान बचा सकता है। और कोई भी व्यक्ति अगर एक बार डोनेट कर रहा है तो 15 दिन बाद हर 15 दिन पे वो बार डोनेट कर सकता है। और ये देखा गया है कि अगर सीवियर डिजीज में इनिशियल फेज में अगर प्लाज्मा चढ़ा दिया जाए पेशेंट को तो बहुत ही अच्छा सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। तो इस कारण से ये एक और आज की तारीख में जो जयपुर में प्लाज्मा डोनेशन का बहुत मुश्किल काम है, लोग कर नहीं रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए सारे काम कर रहे हैं। तो अभी तक हमने करीब 15 डॉक्टर्स का प्लाज्मा डोनेट करा दिया है और 4 या 5 डॉक्टर्स को हमने उसी में से प्रोवाइड भी करा दिया है। तो ये सब चीजें हम कर रहे हैं। उसके अलावा इंजेक्शन रेमडेसिविर है जो कि एंटीवायरल ड्रग कहलाती है, उसकी शॉर्टेज हर शहर में लगभग हो रही है आज की तारीख में। और कई लोग हैं जो जान करके इसकी शॉर्टेज पैदा कर रहे हैं ब्लैक करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन लोगों को जिनको भी इसकी जरूरत है उनको हम रेमडेसिविर प्रोवाइड कराते हैं। और ये रेमडेसिविर का हमने एक स्टोर क्रिएट कर लिया है, एक बैंक क्रिएट कर लिया है। तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन और आधार कार्ड के बेसिस पे ये इंजेक्शन रेमडेसिविर हम पेशेंट्स को दे देते हैं। और सबसे बड़ा काम हमने जो अभी किया है वो ये है कि मैंने मेरा खुद का हॉस्पिटल कोविड केयर टीम को दे दिया है। कोविड केयर टीम हमारे यंग डॉक्टर्स जो है जिनको रिस्क कम है उनको उसकी एक पूरी टीम बनाकर एक 15 बेडेड हॉस्पिटल हमने क्रिएट कर दिया है।
इसमें यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो भी डॉक्टर अगर सीवियर हालत में आ रहा है और उसको बेड नहीं मिल रहा है तो उसको एक टेम्परेरी शेल्टर उसमें देते हैं और सारा ट्रीटमेंट वगैरह उसको दे के उसको स्टेबलाइज करके और फिर आगे आईसीयू या उसमें हम शिफ्ट कर देते हैं। तो ये चीज भी आपके मेंबर्स के लिए भी हम कर सकते हैं अगर आप लोग उसमें चाहेंगे तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो जान बचाने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। सर एक तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो आपने अभी अभी बताया कि 15 रूम का आपने अपना हॉस्पिटल दिया है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अपने एक मेंबर सचिंद्र मिश्रा जी, इनके हॉस्पिटल में रह के ही वो ट्रीटमेंट करके अब छुट्टी, शायद उनको आज छुट्टी मिली थी, नहीं उनको कल मिल गई है छुट्टी, बिल्कुल ठीक हो गए। कल छुट्टी मिल गई है। तो एक तो सर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि कोई हमारे ऐसे मेंबर या उनके क्लोज रिलेटिव की ऐसी स्थिति आती है तो उस केस में हम सर आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे मेंबर की वो हेल्प करें। हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। नहीं, आप मेरा नंबर दे सकते हैं। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मैं फ्रीली कॉल अटेंड कर सकता हूँ, लेकिन नाइट में अगर कॉल करें तो एक्सट्रीम इमरजेंसी हो तो ही करें। नहीं सर, नहीं हम आपको सबको नंबर नहीं देंगे, हम हमारी ब्रांच के थ्रू, ब्रांच में जो ब्रांच के थ्रू है ना, बिल्कुल जो होंगे वो ही करेंगे। इसमें डॉक्टर साहब हम आपसे छोटी सी कुछ हेल्प ये लेना चाह रहे थे, जैसे एक जो ऑक्सीमीटर है सर, यदि आप लोग रिकमेंड करें जो कि एक अच्छे लेवल का है, ठीक है, जैसा आपने बताया कि नॉर्मल एक 400-500 रुपए का आता है, ठीक है, वो कोई हमारे से फिक्स हो जाए कि हमारे मेंबर को जिसको चाहिए उसको वहां से ये अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली जो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की, उसके हम अपने बेसिस पे एक बार 10 सिलेंडर्स के लिए या 20 सिलेंडर्स के लिए हम अपने यहाँ सिक्योरिटी डाल देते हैं, जो कि एडवांस करके रखेंगे। यदि हमारे किसी मेंबर को जरूरत पड़ती है तो वो सिक्योरिटी देगा और हमसे सिलेंडर ले लेगा, ठीक है। थर्डली सर, जो मेनली जो हमको आप लोगों से हेल्प चाहिए थी, अभी कुछ दिनों पहले ही कोई इंजेक्शन किसी हॉस्पिटल में लगाया जा रहा था जिसकी की वैल्यू वो 34 से 35 हज़ार रुपये ले रहे थे पर इंजेक्शन की। वही मैंने मेरे किसी क्लाइंट डॉक्टर के क्लिनिक से उनके थ्रू वो इंजेक्शन मंगाया, तो उसकी जो कॉस्ट थी वो 3,500 रुपये थी। इतना बड़ा डिफरेंस था वो। नहीं, हमको ये ब्लैक में मिल रहा होगा आपको। 3,500 का जो इंजेक्शन है वो अब 2,800 का हो गया है। अच्छा, हाँ, तो उसकी रेट बहुत कम हो गई है, तो वो ब्लैक में आपको उस पे मिला होगा। तो हम वही इंजेक्शन हम 35,000 से 3,500 रुपए तो बहुत कम अमाउंट लगा। तो बट दैट वाज ए आई ओपनिंग फॉर अस कि साहब ये क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही सर जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स की कंडीशन है, यदि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए कि या तो हम कोई पर्टिकुलर कुछ 2-3 शॉप्स वाले हों जिनको कि हमको डिटेल दे के दे दें, या कुछ एक हम सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करा के एक हमारे मेंबर्स के लिए अलग से रखवा दें कि जिनको जरूरत पड़े वो वहाँ से कलेक्ट कर लें। तो बिकॉज सर हमारी प्रॉब्लम जैसे मेरे कुछ मिलने वाले मेंबर्स जो जयपुर के बाहर के थे, वो उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए, तो एक के फादर का जो बिल बना, एक पर्टिकुलर, मैं कोई नाम नहीं लूंगा, हॉस्पिटल में बिल बना 8 लाख रुपए का, और उसकी मदर का बिल बना 6.5 लाख रुपए का। इसका मैं सारे मेंबर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि सरकार ने जो कोविड पैकेज जो दिया है वो 3 कैटेगरी में बांटा है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। और माइल्ड कैटेगरी में 5,000 रुपया रोज का खर्चा होता है, उसमें ऑलमोस्ट सब चीजें उसमें इंक्लूड है एक्सक्लूडिंग कुछ ड्रग्स। सेकंड कैटेगरी होती है जो मॉडरेट, यानी जो अस्पताल में भर्ती होता है, उसका 7,500 रुपया है चार्जेस, और उसमें लगभग सब चीजें हैं एक्सेप्ट ये रेमडेसिविर और इस तरह की जो कॉस्टली ड्रग्स है वो। एंड सबसे सीवियर वाली स्टेज जो है उसमें 9 से 9,500 पर डे। इसके बियॉन्ड अगर कोई पैसे ले रहा है तो वो अगर आप कोई सुपर डिलक्स या इस तरीके का रूम अगर लेना चाहते हैं तो उसके नेचुरली अलग चार्ज है। अदरवाइज जनरल वार्ड में इससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता। अगर ले रहा है तो आप रिपोर्ट करें उसे। सर वो रूम के नाम से नहीं लेते सर, वो जो इंजेक्शन लगाते हैं, दूसरी मेडिसिन देते हैं, उसके नाम से लेते हैं। वो हम टेक्निकल जिसको कुछ समझते नहीं, वो भी आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि सचिन मिश्रा को जो हमने ट्रीटमेंट दिया उसका पूरा बिल और हर उसके ड्रग का वो पूरे डिटेल जो कि पैकेज में शामिल नहीं है। वो आई थिंक कितना मतलब इंजेक्शन रेमडेसिविर जरूर महंगा है। रेमडेसिविर लगते हैं 5,
और 2,800 का एक इंजेक्शन आता है। तो ये मान लो आप 15,000 के ये इंजेक्शन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली दवाइयां नहीं है सर। मेनली जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है, जो इन हॉस्पिटल्स में जो इंजेक्शन ले रहे हैं और जो मेडिसिन दे रहे हैं ना, उसके चार्जेस के बिहाफ पे ये हमारा मेजर हमारे मेंबर्स का, उनके डिपेंडेंट्स का बिल बन रहा है। और एवरेज यदि कोई, मेरे अभी एक हमारे एम्प्लॉय थे जो एडमिट हुए थे, उनका भी बिल सर वहाँ पे करीब 3.5 लाख रुपए का था किसी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। नहीं, अभी एवरेज बिल जो है 50,000 से लेके और 1 लाख 1.25 लाख तक का आ रहा है एवरेज बिल। शर्मा जी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पैसे के मामले में आप लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। आपसे ऊपर केवल इनकम टैक्स वाले ही हैं, वो आपसे भी ऊपर है। पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जब तक कि सामने बिल नहीं हो, मैं जो आपने बिल बताया मैं समझ गया कि कोई ना कोई बड़ा अस्पताल है। और आज के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, इनके सबके सारे कंप्यूटराइज डिटेल्ड बिल होते हैं, एक एक चीज के। 2 रुपए की भी चीज लगेगी और 50,000 की भी इंजेक्शन लगेगा, उसका बिल होता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि 8 लाख का बिल बना। मेरे ही पेशेंट अभी कल के जो कि एक्सपायर हुआ, उसका बिल 30 लाख रुपए का था। अब वो तो बाहर जाके कह सकता है कि मेरे 30 लाख रुपए खर्च हुए, पर अगर उसके अंदर से चीजें निकाली जाएं तब अपन इसको क्लियरिटी लेके आएंगे। क्योंकि बिल कितना भी हो सकता है किसी आदमी का, महंगी महंगी दवाइयां भी हैं, 35 40 हजार रुपए के इंजेक्शन भी हैं। जैसे एक टॉसिलिज़ुमैब इंजेक्शन बताता हूँ 40,000 रुपए का है, जो कि 2 लगते हैं, तो 80,000 तो एक दिन हो गया। अब आपकी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक कोई भी आईसीयू के अंदर पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी किसी भी लेवल की एंटीबायोटिक्स लग सकती है। फिर डायलिसिस है, वेंटिलेटर के काम है, मतलब एक्मो होता है जैसे किसी पेशेंट का, उसका एक्मो का पहले दिन 2.5 लाख रुपए खर्च हो जाता है, और अगर 10 दिन तक एक्मो पे रहा तो उसका 15 लाख रुपए का बिल होता है। तो इसलिए अपन फिगर पे नहीं जाके उस कंटेंट में जाए कि अगर आपको बिल दिया गया है देन हैव डिटेल ऑफ बिल। अगर आपको क्वेरी हो तो संजय या मैं कोई भी जना बता देगा कि एक्चुअल बिल कहाँ है। हाँ, कोई जना आपसे कहता है कि आपसे कैश में दे दिया, बिल नहीं दिया, तब मैं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को जैसे आप प्रोटेक्ट करते हो मैं भी प्रोटेक्ट करूंगा कि अगर आपको बिल दिया है तो आप उस फिगर पे नहीं जाएं। इट शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। कोई भी आदमी गलत बिल किसी को भी नहीं दे सकता, वो तो आप 1 साल बाद भी जा सकते हो, सबकी हर चीज की होती है। इसलिए आप फिगर पे नहीं जाए। वो पेशेंट कितने दिन, आपको पता है कि ये जो डॉक्टर गोयल हमारे यहाँ जो एक्सपायर हुए थे, उनका कितने का बिल? उनका 18 लाख रुपए का बिल था, 18 lakhs का बिल। वो तो मेरे अंडर में थे, मुझे पता है 18 लाख का बिल था। वो तो डॉक्टर ही थे, गवर्नमेंट के डॉक्टर थे, गवर्नमेंट की रेट्स पे थे, तो भी 18 लाख का बिल था। जबकि गवर्नमेंट की रेट्स आपको पता है बिल्कुल कम है, क्योंकि खर्चे होते हैं दवाइयों के जो कि किसी भी लेवल के हो सकते हैं। क्योंकि दवाइयां तो आज एंटीवायरल जो ड्रग, जो एंटी फंगल ड्रग होती है, संजय को तो पता है 10-10 हजार रुपए का एक दिन में इंजेक्शन लगता है, उसका 10,000 रुपए का इंजेक्शन है एक। तो चलो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, वियरिंग ऑफ मास्क फॉर लॉन्ग टाइम अगर हम करते हैं, एनी कॉम्प्लिकेशन कुछ आते हैं कि मास्क? बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जितने टाइम मास्क लगा के रहते हो उस समय तक आपका ऑक्सीनेशन तो कम होता ही होता है। तो इसलिए जब आप खाली बैठे हो, जब आप अकेले में हो, तो आप अपना मास्क, मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, एक साफ कागज या कुछ सरफेस रखें जहाँ पे आप रखें। इसकी जो सरफेस है, इनर सरफेस कभी भी टच नहीं होनी चाहिए, इस चीज का आप ध्यान रखें, क्योंकि अंदर वाली सरफेस अंदर रहेगी। तो कंटिन्यूस मास्क से प्रॉब्लम होती है, और खास तौर पे मास्क पहन के एक्सरसाइज करना बहुत गलत है। नेक्स्ट सर, is doctor prescription necessary for COVID test? Can person go to lab for COVID test without prescription? अगर आपको कोविड टेस्ट का सलाह दी है तो आपको एक तो प्रेस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा। प्रेस्क्रिप्शन के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डॉक्टर के पास जाना पड़े, व्हाट्सएप पे आप जो प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं वो आप दिखा सकते हैं, और एक आधार कार्ड की कॉपी आपको जरूरी है। ये 2 चीजें आपको RT-PCR के लिए जरूरी है। अनिल जी, रामेश्वर जी, आरपी विजय साहब का हाथ कभी से? हाँ, आरपी विजय साहब। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक निवेदन है बेसिकली कि हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का भी पीक टाइम आने वाला है, हमारी ऑडिट्स का भी है, जीएसटी ऑडिट्स का भी है, और हमारे यहाँ विजिटर्स बढ़ेंगे अभी थोड़े दिनों में। तो हम लोगों को जो प्रिकॉशंस हम जो आपने बताई वो तो ले रहे हैं, बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशंस हमको क्या लेनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए आपको। हाँ संजय, इसमें मैं एक चीज बताऊं, प्रिकॉशन वही लेनी है जो मैं या डॉक्टर आलोक लेते हैं।
अब जैसे मैं मेरे साथ जो करता हूँ कि मैं 6 फीट का डिस्टेंस पे विश्वास नहीं करता, मैं 10 फीट के डिस्टेंस पे विश्वास करता हूँ, जिससे कम से कम 6 तो होगा। होता यह है कि आप 6 फीट का सोच के चलते हो और फिर 2.5 फीट पे पहुंच जाते हो उसके। राइट। तो मैं और एक बेसिक रूल है इसमें प्रिकॉशन का कि हर वो आदमी जो सामने से आ रहा है वो कोविड पेशेंट है। जब तक आप दिमाग में ये लेके नहीं चलोगे तो प्रिकॉशन हो ही नहीं सकता। अभी जैसे अभी शाम को एक पार्टी में जाना है हम लोगों को, तो किसी ने फोन किया कि चलो मैं आपको लेता हुआ चला जाऊंगा। तो यूजुअली क्या होता है, हो चलेंगे। मैंने उसको इमीडिएटली कहा नो, मैं अपनी कार में जाऊंगा। तो मतलब इसमें आपकी हंसी भी उड़ाएंगे कई लोग। चिंता मत करो, आपको अकेले ही रहना है। इस बीमारी का सबसे बढ़िया प्रिकॉशन यही है कि लोगों से बहुत ज्यादा दूरी बनाओ, अकेले काम करो सारा, तो बचे रहोगे। और आपके जैसे ये ऑडिट वगैरह का होता है, इसमें अगर आपके कोई पास आने की कोशिश कर रहा है तो उसको आप डेलिबरेटली उसको कह दो कि दूर जाओ। नहीं, उसमें आपने जो सजेशन दिया था कि भाई अगर हम टेलीफोन पे बात कर लें, आमने सामने बैठे हैं, मतलब वो दूसरी जगह बैठा है, मैं वहां बैठा हूँ, ये बिल्कुल सही है। इवन दो टेबल आमने सामने, उसमें भी टेलीफोन से बात कर लो। हाँ, वीडियो के थ्रू बात कर सकते हैं, या बाहर बैठा है तो भी पूरा स्क्रीन लगा लें अपने बड़े चैम्बर में, और दूसरी तरफ आदमी रहेगा आपके, क्योंकि आपकी भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, हर एक का इंपॉर्टेंट काम है। पर और जैसे आप ऑडिट के लिए जा रहे हैं कहीं किसी ऑफिस में, तो ये जो प्रकाश जी ने जो बताई थी फेस शील्ड जो है, इस फेस शील्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसकी फेस शील्ड की इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरे जो इसकी टेलीफोन की जो स्क्रीन है उसमें बहुत सारे थूक यूं जा रहा है। मतलब जैसे बोल भी रहा हूँ तो यूं मुंह से एक फव्वारे से छूट रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब, हमारे क्या उनको बचाने के लिए आप वो शील्ड पहन लें। डॉक्टर साहब, हमारे क्या होता है बेसिकली, जब हमारे बच्चे जाते हैं ऑडिट पे, तो फिजिकल वर्क, जैसे सपोज करो को फाइल लानी है तो उसको सैनिटाइज करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, किस तरीके से हमको करना चाहिए? इसमें क्या है, आपके हाथ जो है, जैसे डॉक्टर आलोक ने बताया था, हाँ जी, हाँ जी, एक बार बार जैसे टच करते हो, सपोज आपका क्लाइंट पॉजिटिव है, राइट, और उसने कई फाइलों के हाथ लगा रखा है, राइट, आपने उसी फाइल के हाथ लगाया, तो आपको डिजीज जब होगी जब ये हाथ आप ये ऐसे करोगे, राइट, राइट, ठीक है ना। अब सैनिटाइजर का रोल क्या होता है? सैनिटाइजर 100% उसको वायरस को नहीं खत्म करता है। सैनिटाइजर क्या करता है? वायरल लोड को कम कर देता है। तो जब भी आप किसी फाइल के हाथ लगाते हो या कुछ करते हो तो फट से आप सैनिटाइजर लो, ये नाखून को उसमें यूं करो, ये करा बस। तो इससे क्या होगा? वायरल लोड आपका कम हो जाएगा। तो बार बार ऐसा करें और जब भी मौका मिले हाथ धो लें। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सर। सर, कोविड पेशेंट को स्टीम लेना कंपलसरी है, मतलब असिस्टेंस फॉर टेकिंग स्टीम? वो स्टीम इनहेलेशन जो होता है नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए, पर जो नेबुलाइजर जो यूज करते हैं वो नहीं करना है, नेबुलाइजेशन यूज नहीं करना। आप स्टीम इनहेलेशन तो लेना ही लेना है आपको 100%। पर एक चीज मैं और सलाह दूंगा कि जिनके भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या तकलीफ रहती है, वो प्रिफरेबली उल्टा भी लेटने की कोशिश करें। जो प्रोनिंग जो है ना, अगर आप घर पे भी रह रहे हैं या डिस्चार्ज होके भी आ गए हैं, अगर आप उल्टा जितने समय लेटेंगे आपके लंग्स को डेफिनेटली उसके अंदर बेनिफिट होगा। स्टीम इनहेलेशन डेफिनेटली फायदे की चीज है। ओके, so what needs to be done if taste and sense of smelling is lost due to covid? कोविड टेस्ट कराओ, वो अपने आप आ जाएगी, अपने आप आ ये जाएगी। टेस्ट और जो स्मेल है ये बहुत कम पेशेंट्स में जाती है, बहुत कम और है। इसका कोई डिजीज सीवियरिटी या डिजीज के उससे कोई रिलेशन नहीं है। ये यहाँ तक कि जरूरी नहीं है कि ये कोविड में ही जाए, ये बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन में, एलर्जीज में, बहुत सारी चीजों में जाती है। तो ये डायग्नोस्टिक नहीं है कि आपके कोविड हो गया, सेंस चला गया, वो टेस्ट चला गया। तो डॉक्टर साहब, एक ऑफिस में या घर पे अगर एसी ऑन रखना है, कभी कुछ ऐसे आया था नहीं आप एसी मत रखो, खिड़कियां खोल के सो, बट एसी का कंसेप्ट ये है कि आपने जैसे किसी कमरे में आप पॉजिटिव है, आपने छींका तो एसी उसको रिपीटेडली सर्कुलेट करता रहेगा, तो वो वायरल लोड जो है वो हमेशा बढ़ता जाएगा उस कमरे में। जैसे एक पॉजिटिव अगर 1 घंटे तक उसमें बैठा था और उसके अंदर कोई नेगेटिव वाला अंदर कमरे में आ रहा है, तो ये मान के चलो कि एसी वाला कमरा है तो इन्फेक्शन होगा ही होगा।
इसलिए एसी अलाउड नहीं करते। इवन जो हॉस्पिटल्स में जो सुपर डिलक्स वगैरह में भी एसी यूज कर रहे हैं, वो भी मना कर रहे हैं, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर वगैरह उस कमरे में घुसते हैं तो ये मान लो एक आपने वायरस को स्टोर कर लिया वहां पे, और उस स्टोर के अंदर आप जा रहे हो तो वो नेचुरली वो तकलीफ देगा, इसलिए एसी रिकमेंडेड नहीं है। ओके, थैंक यू सर। ऑक्सीजन लेवल कितना, मतलब मिनिमम कितना होना चाहिए, जैसे भी आपने बताया ऑक्सीमीटर से नापते हैं। ऑक्सीजन का ऐसा है कि पल्स ऑक्सीमीटर में जो रीडिंग आती है वो आपका 98%, 99% ऐसे आती है। तो 95 से 100 इज 100। अगर 95 से ऊपर है तो उसको 100 ही माना जाता है। बट अगर 93 से कम है और परसिस्टेंटली कम आ रहा है तो आपको अलर्ट होना है। और अगर कम आ रहा है तो मैंने आपको बताया 6 मिनट टेस्ट जो है, 6 मिनट जो ब्रिस्क वॉक टेस्ट है वो आप करके देखें। और उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि ये चूंकि इंस्ट्रूमेंट चाइनीज इंस्ट्रूमेंट है तो इनकी रिलायबिलिटी, ये रफ मेथड है, मतलब ये कोई ऐसा फुल प्रूफ मेथड नहीं है। बट अगर फिर भी परसिस्टेंटली कम आता है, जैसे मैं बताऊं, मुझे एक फोन आया कि साहब मदर का 60% आ रहा है। अब 60% तो एकदम से, मैंने कहा इमीडिएटली आप भागो किसी हॉस्पिटल में जाके चेक कराओ। वहां जाके देखा तो वो 98% था। तो उन्होंने वो सारे मेजर्स नहीं किए कि 10 मिनट तक उसको चेक करो, सभी उंगलियों में चेक कर लो। इसमें एक चीज और है, अगर आपकी उंगली में मेहंदी लगी है, आपने रिसेंटली खाना खाया है, हल्दी लगी है, ठीक है ना, आपका हाथ ठंडा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके फॉल्स रिपोर्ट आ सकती है। तो उसको यही कारण है कि मल्टीपल चेंज करके देख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई सर आपने। हाँ सर, ये थोड़ा सा इशू तो सर ऐसा कुछ है कि जो थंब के पास वाली उंगली में ही उसको टेस्ट करने से थोड़ा ऐसा होता है? नहीं, आइडियल फिंगर ये है, आइडियल फिंगर ये है, ठीक है ना। अब इसमें भी अब जैसे इस इंस्ट्रूमेंट में होता क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट में एक एलईडी लाइट होती है, ये आपको एलईडी लाइट दिख रही है, ठीक है ना, और ऊपर एक सेंसर है। अब ये जो है ये आपके टिश्यू के थ्रू, देखिए मेरी उंगली आप देख रहे हैं ये चमक रही है। अब ऑक्सीजन जो है इस रेड कलर को कितना चेंज कर पा रहा है, अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो ये रेड कलर कम हो जाएगा, तो इसको जस्ट वो सेंस करके आपको बता रहा है। ये देखो आप, ठीक है ना। तो इसलिए कोई सी भी उंगली यूज कर सकते हो, प्रिफरेबली ये वाली लंबी उंगली जो है, चारों उंगलियों में से किसी पे भी यूज कर सकते हो आप। ओके, थैंक यू सर। सर, कैन वी डू एक्सरसाइज एट बालकनी? इज देयर एनी इन्फेक्शन चांस? अगर हम योगा बालकनी के अंदर करते हैं, पड़ोसी की बालकनी से वो थोड़ी जुड़ी हुई है। इसमें ऐसा है कि आउटडोर में या किसी भी हवादार जगह आपको इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। इवन अगर आप किसी पॉजिटिव केस के साथ निकल भी जाते हो, मतलब जैसे कोई सामने से भागता हुआ आ रहा है और आप उसके सामने क्रॉस किया किसी पॉजिटिव पे, तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हवादार उस जगह पे जो जैसे छींकते हैं तो एक बड़ा सारा गुब्बारा बनता है, वो हवा आएगी उसको लेके चली जाएगी। तो इसलिए खुली हुई जगह में बहुत कम रिस्क है। अगर आप, वैसे आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आप जोर से खांसते हैं चीखते हैं तो 21 फीट तक आपका ये ब्लो जो जाता है, 21 फीट तक। अगर आप मास्क लगा लेते हो तो उसके बाद भी मास्क के अंदर छींकते हो तो 2.5 फीट तक वो बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीजें हवादार जगह में जैसे ही आप खांसोगे छींकोगे तो वो हवा के साथ वो वहां से हट जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जितनी भी पार्टियां आज की तारीख में करो वो हवादार जगह करो और डिस्टेंस मेंटेन करो। पार्टियां करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो उस डिस्टेंस को भूल जाते हैं। Thank you, sir. Sir, due to consumption of many medicines in COVID, there is irritation in my throat. So, is it better to gargle with salt water? नमकीन पानी को, नमक के पानी की गरारे अगर थ्रोट के अंदर, मेरा ख्याल है आलोक इसमें ज्यादा अच्छा बताएंगे कि सोर थ्रोट जो है एक महीने तक रह रहा है इस डिजीज में। भाई ये रहता ही है, क्योंकि एक बार थ्रोट इरिटेंट हो जाता है ना, तो अपने सिंपल जो तरीके हैं वो धीरे धीरे करके लेते रहे। वाकई गार्गल्स अच्छी चीज है, गार्गल्स करें, स्टीम करें, तो अपने आप धीरे धीरे ठीक हो। ज्यादा मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, छोटा मोटा टॉलरेट करते रहे, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, हाउ कोविड इम्पैक्ट चिल्ड्रन? एनी रिस्क? मतलब चिल्ड्रन के अंदर क्या
ये मेरी स्पेशलिटी आ गई। मैं बेसिकली पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर। इसमें बड़ा वो बढ़िया है कि ये डिजीज जो है एज स्पेसिफिक मॉर्टिलिटी है इसमें जो शुरू के जो 10 साल हैं उसमें वेरी वेरी रेयर है कि कोई मॉर्टिलिटी हो। उसके बाद 10 से 20 साल जैसे 5%, 10% ऐसे ऐसे यूं बढ़ती जाती है, और सबसे ज्यादा होती है आपके 60 प्लस में, एटलीस्ट 10% तक मॉर्टिलिटी होती है। तो जो बच्चों में ये डिजीज जो है वो सीवियर फॉर्म की नहीं होती है, इस कारण से इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन वो जैसा डॉक्टर आलोक ने बताया था कि बच्चा ही बाहर से आपके घर में वो लेके आता है इन्फेक्शन, इसलिए बच्चों को स्पेशल ध्यान रखें कि, और डिस्टेंसिंग बच्चों को ध्यान नहीं रहती है, तो वो स्प्रेडर्स हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेडर्स हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। इसलिए सारा जो है कि बच्चे के लिए स्पेशल ध्यान देना जरूरी है। अदरवाइज डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मतलब कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। Okay. Sir, what is the ideal pulse rate of a child? Child की pulse rate कितने का? ये भी एज स्पेसिफिक होती है। इसमें जैसे न्यू बॉर्न होता है, उसकी जो पल्स है वो 140 होती है। एक बेसिक रूल होता है कि जितना छोटा प्राणी होता है उसकी उतनी ज्यादा पल्स होती है, और जो जितना बड़ा प्राणी होता है उसकी उतनी कम पल्स होती है। जैसे हाथी की शायद 10 होती है, कितनी होती है? आई थिंक 10 होती है, और चूहे की जो है वो 300 से ऊपर होती है। सर स्मोकिंग में कोई, जैसे कोई स्मोकिंग कर रहा है मेंबर्स, अब ठीक है वो लोग थोड़ी स्मोकिंग कर रहा है, हल्की ड्रिंक भी लेते हैं, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है कुछ ऐसा कोविड में? नहीं करनी है स्मोकिंग। स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। इसमें ये था कि शुरू में कुछ स्टडीज आई थी कि स्मोकिंग करने वालों के कोरोना कम होता है। ये बिल्कुल ही गलत वो थी। ये स्मोकिंग के कारण ऑलरेडी आपका लंग जो है वो इतना डैमेज हो चुका होता है कि अगर मामूली भी कोरोना, मतलब आपके निमोनिया, कोविड निमोनिया हुआ तो गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए स्मोकिंग इज डेंजरस। ओके। शेफाली खंडेलवाल मैम ने रेज हैंड किया, बट मैम आपका ऑडियो का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आप या तो चैट बॉक्स में आप क्वेरी डाल दीजिए, अदरवाइज आपका ऑडियो, क्योंकि आपका ऑडियो का ऑप्शन ही नहीं है, तो एक बार आप प्लीज देख लीजिए। सर आई थिंक पूरी जो क्वेरीज थी, पूरी जो प्रॉब्लम्स थी, वो बहुत अच्छे तरीके से सर आप लोगों ने कवर करी है। इन केस अगर फिर भी अगर किसी को भी क्वेरी है तो अभी आप नहीं, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहूंगा, यस सर, वो है इम्प्लीमेंटेशन। ज्ञान सबको है, इम्प्लीमेंट नहीं करते बस। नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि उससे जो अपन को सबको जो पता है, मेरे पास भी या संजय के पास भी जितने पेशेंट आते हैं, आपको मैं बता दूं कि 90% आदमी आके मास्क नीचे करके बात करता है। वो 90% आदमी। इसमें मैं कहूंगा बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए इस बात की कि चाहे कितना भी बड़ा आदमी, बड़ा भी आदमी, कहो कि प्लीज, क्योंकि आपकी जान के साथ खेल रहा है वो। दूसरा, उसको अपनी चिंता नहीं है, आपको अपनी चिंता करो। गलती दूसरी बात ये, सामने वाला करेगा तो सामने वाली गलती के कारण आप नुकसान न हो, इसलिए स्पेशल ध्यान रखो। दूसरा कर दो कि प्लीज सिफारिश लगाना बंद कर दें। सिफारिश लगा कि अटेंडेंट्स आर नॉट अलाउड इन द प्रीमिसेस ऑफ कोविड प्लेस। अगर आपके घर का कोई व्यक्ति भर्ती है तो आप ऑफिशियली अलाउड नहीं हो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि आपकी पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, भले एसिम्प्टोमेटिक ही हो आप, इसलिए आप अलाउड नहीं हो। तो आप क्या करते हैं, झूठे बहाने से कि मेरे को अपना घुटना दिखाना है, उस डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, फाइल बनवाई और अंदर घुस गए। तो ये झूठ बोलना बंद करें, बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। ये झूठ बोल के जाना या बोलना कि नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देना, फीवर, मेरे पास ही रोज पेशेंट आते हैं, पहले अपने डायबिटीज की कहानी सुनाते हैं, फिर धीरे धीरे कहते हैं हाथ पांव दुख रहा है, फिर कहते हैं एक्चुअली 5-7 दिन पहले फीवर भी आया था। मैंने कहा तो सबसे आखिर में यही बात बताएगा। तो ये जो छुपाने की या झूठ बोलने की अपनी आदत है ना, इसको हटा देनी चाहिए, क्योंकि इसी वजह से आप सोसाइटी का या दूसरे जने का नुकसान करने वाले हो। सबसे ज्यादा खुद का नुकसान करते हैं सर।
दूसरों का बाद में सबसे पहले खुद का नुकसान करता है। हाँ, खुद तो इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, अगर किसी के कोरोना होता है तो ये जांचें जो है इनिशियल फेज में कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर इनिशियल फेज में ये कोविड निमोनिया जो है, जो सीटी स्कैन से मालूम चलता है, ये अगर मालूम चल जाए और ट्रीटमेंट चालू हो जाए तो बहुत आसानी से इस डिजीज में को काबू पाया जा सकता है। यूजुअली ये होता है कि मेरे तो कोई सिम्टम ही नहीं है, मैं क्या करूंगा करा के, लेकिन इसको थोड़े से पैसे खर्च होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, लेकिन जान बच जाएगी अगर कुछ उसमें हुआ तो इसके लिए आपको ये करना है कि अगर किसी को कोविड हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पदाधिकारियों से बात करें कि क्या करना है। ये लोग मुझसे या मैं डॉक्टर आलोक से संपर्क करके उनको पूरी जानकारी दे सकता हूँ। सर, एक को कोई होता है कि इतना कुछ वो टेस्ट से होता है कि इतना है कि उसका आया तब तक तो केयर नहीं है, और इससे ज्यादा है तो वो नहीं, इसमें आप सेल्फ जज नहीं करें। हाँ, इसमें जो HRCT की रिपोर्ट के बेसिस पे हम लोग आपको बता देंगे कि कितनी सीवियरिटी है। उसके आधार पे अगर एडमिट होना होगा तो इमीडिएटली आपको कहाँ पे बेड है, क्या है, वो उसकी भी जानकारी आराम से मिल जाएगी। थैंक यू सर। सर, एक टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ इफेक्टिव इज फेविपिरिविर टैबलेट इन कोविड ट्रीटमेंट? मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ड्रग्स हैं, जितनी भी ओरल ड्रग्स दी जाती हैं, वो उसका इफेक्ट 100% श्योर नहीं है, पर जो रेमडेसिविर जो डॉक्टर संजय ने शुरू में बताई है, इट इज़ द साइंटिफिकली प्रूव्ड ड्रग। पर जितनी भी दवाइयाँ अगर आप लेते हो तो उनका वो आपका रेप्लिकेशन या वायरल लोड बॉडी के अंदर कम करते हैं, तो अगर दवा किसी डॉक्टर ने बताई है तो वो ज़रूर लें। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि आप जब भी डॉक्टर से सलाह लें तो आपके घर में जैसे 5 मेंबर हैं तो 5 के लिए अलग अलग सलाह लें। उसका कारण ये है कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि 15 साल के बच्चे का कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है उसको। एक 70 साल के दादाजी है, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। 60 साल के उनके फादर है, उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है। होता ऐसा है कि 60 साल वाले जो वो हैं फादर, वो डॉक्टर साहब से बात करते हैं, डॉक्टर उनको टेलीमेडिसिन के थ्रू एक प्रेस्क्रिप्शन दे देते हैं और पूरा घर उस चीज को खा रहा होता है। वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस बीमारी में सबसे पहला तो यह है कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं टेस्ट के, फिर यह है कि आपकी एज क्या है, फिर यह है कि कोमॉर्बिड कंडीशंस आपके क्या है। कोमॉर्बिड कंडीशंस है हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मोटापा, रीनल डिजीज। ये सब चीजों के आधार पर आपका प्रेस्क्रिप्शन बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यूजुअली देखा गया है कि मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर जो है उनको भी पूरी तरीके से इस बीमारी का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अभी ये नई बीमारी है। तो इस नई बीमारी में जो लोग डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं वही इसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब जैसे लैब में टेस्ट कराया तो लैब वाले से, डॉक्टर से पूछ लिया क्या करें। अब ज्ञान देने के लिए हर आदमी तैयार है, लेकिन ज्ञान उसी से ले जो स्पेशलिस्ट हो, अदरवाइज नुकसान आपका ही होगा। Yeah, well said, sir. Sir, what we have to do before if we have to keep the mask over face for most of the time or maximum time? जो बैंकर्स हैं हमारे सीए चार्टेड हैं, अगर ऑफिस में से बैंक्स में काम करते हैं पूरी टाइम मास्क, तो कुछ ऐसा है कि मास्क लगाने से पहले या बाद में कुछ स्पेशल चीज है? नहीं, वो मैंने आपको 6 आवर्स रूल बताया है। 6 घंटे पे मास्क चेंज होगा, बिल्कुल क्लियर है। 6 घंटे से ज्यादा मास्क नहीं लगा सकते, और कोशिश ये करें कि जब आप अकेले हो तब मास्क हटाएं, जिससे आपका थोड़ा जो ऑक्सीजन तो कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मास्क अगर आपके लगाए हुए हो तो वो सांस नॉर्मल तो नहीं आएगा। आप एक मंजिल चढ़ के देख लो, मास्क लगा के सांस भर जाएगा आपका, तो ऑक्सीजन लेवल तो कम होता ही होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें, और कि आप, दूसरी चीज टाइम एक्सपोजर, जैसे शुरू में शर्मा जी ने कहा था कि हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, रामेश्वर जी ने भी कहा था ऑडिट पे जाते हैं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्पोज करो आदमी को जल्दी से जल्दी, 3 मिनट 4 मिनट, 3 मिनट 4 मिनट मैक्सिमम। मैं इसमें आपको एक इसमें एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी इन दिनों कोविड प्लाज्मा डोनेशन के लिए किसी को मोटिवेट करके ले जाता हूँ, तो उनके ब्लड बैंक में जाना पड़ता है मुझे। ऑल्दो पूरा पैक करके जाता हूँ मुंह, लेकिन मैं वहां पे 3 या 4 मिनट से ज्यादा उस जगह नहीं रुकता। थोड़ी सी देर में बाहर आके खुली हवा में आ जाता हूँ, फिर जाता हूँ। तो आपका एक्सपोजर टाइम जो है किसी भी उस जगह पे, वो बहुत कम होना चाहिए। जितना कम होएगा उतना इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जैसे आप किसी के ऑफिस में गए, काम की चीज करी, बाहर निकल गए, ये नहीं कि उसके साथ वहीं गप्पे मारने लग गए, वो खतरनाक है।
और डांटने में शर्म नहीं करें सामने वाले को। ठीक है, श्योर सर, श्योर। चेस्ट स्कैन इज रिकमेंडेड फॉर चाइल्ड और नॉट ड्यू टू एक्सपोजर टू रेडिएशन? क्या एक बार रिपीट करें? सर चेस्ट स्कैन जो बच्चों के लिए रिकमेंडेड है या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा रेडिएशन का इशू रहता है। नहीं, अगर बच्चों का ये है कि 18 साल से छोटे को हम बच्चा मानते हैं, और 12 साल के छोटे को तो वैसे भी कोई खास जरूरत नहीं है सीटी स्कैन वगैरह की, लेकिन वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो बता देगा। मतलब उसमें आपको उसमें जज नहीं करना है कि इसका कराना है कि नहीं कराना। नहीं कराना। थैंक यू सर। सर हाउ मच इज द रिस्क टू डायबिटिक पेशेंट एज कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन? ये तो थोड़ा देखो, सा डायबिटिक में तो सारी मॉर्टेलिटी वही हुई है। मैंने बताया शुरू के अंदर, जो कोमॉर्बिड कंडीशन वाले हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट प्रॉब्लम लिए हुए हैं, किडनी फेलियर वाले हैं, लो इम्यूनिटी वाले हैं, या ज़्यादा एल्डरली हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है, पहले से डिजीज चल रही है, पहले से ही दवाइयों पे चल रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्टर्स जो उनको बोलते हैं, स्टेरॉइड या ऐसी जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं, उनके फिर मॉर्टेलिटी ज़्यादा। ये सारी मॉर्टेलिटी के स्टैटिस्टिक्स वहीं पे मैक्सिमम वहीं पे। तो डेफिनेटली डायबिटीज के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसी भी इन्फेक्शन में होती है, इसमें भी। थैंक यू सर। सर ड्यूरिंग कोविड आई एम हैविंग स्ट्रेन इन लेग्स, इज इट इंडिकेशन ऑफ एनी सीरियस इशू? नो, बैठे हुए हैं खाली, एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए हो रहा है। इसलिए। थैंक यू सर। व्हाट ऑल प्रिकॉशनरी टेस्ट रिकमेंडेड पोस्ट कोविड रिकवरी? पोस्ट कोविड रिकवरी का तो देखो इंडिविजुअल पेशेंट पे चलता है। पेशेंट कितने दिन रहा, उसकी कोमॉर्बिड कंडीशंस क्या थी, उसको क्या क्या दवाइयाँ दी गई, उसके हिसाब से उनकी कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं हुए, लिवर फंक्शंस हैं, किडनी फंक्शंस हैं, ब्लड टेस्ट हैं। जो हाई रिस्क वाले हैं उनके लंबे समय तक चलते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पर डॉक्टर SR मित्तल साहब हैं मेरे कितने सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मैं उनको ट्रू फॉलोअर मानता हूँ। आज उनको 1 महीना डिस्चार्ज हुए वो हो गया, एंड ही इज नंबर 1 कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ राजस्थान, डॉक्टर SR मित्तल। बट स्टिल ही इज कॉलिंग एंड ही इज आस्किंग कि भाई अब क्या करना है मेरे को। ये होता है एक सही पेशेंट का तरीका कि खुद डॉक्टर होने के बाद भी वो दिमाग नहीं लगा रहे कि मुझे क्या करना है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो वन डॉक्टर, उसी को फॉलो करें, उसी को सब तरीके से पूछते रहे इंडिविजुअली। Next. Is it advisable to do antibody test, sir? No. पोस्ट पे जब तक एक्सपोजर नहीं अभी एंटीबॉडी टेस्ट का जो चल रहा है, वो जितनी भी किट आ रही है उनकी सेंसिटिविटी काफी अलग अलग आ रही है। इसमें एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक लैब ने कई लोगों के एंटीबॉडी टेस्ट किए। उसमें हमारा मित्र ही है एक पेशेंट, उनका एंटीबॉडी टाइटर उसमें पॉजिटिव आया। दैट मीन्स वो ये शो किया कि पहले इन्फेक्शन हो चुका है, फॉल्सली पॉजिटिव जिसको कहते हैं। वो निश्चिंत हो गए कि मुझे तो कोरोना होना नहीं, और उसके बाद जगह जगह घूमे और आज वो भर्ती है और उसके रेमडेसिविर चल रहा है। तो ऐसे जबरदस्ती किसी के कहने से एंटीबॉडी टेस्ट न कराएं, ये आपको सूडो फीलिंग देगा कि आप पॉजिटिव हो चुके थे और अब आप में इम्यूनिटी आ गई है। तो ऐसी गलती ना करें। ओके सर। सीटी स्कैन वर्सेस कोविड टेस्ट, मतलब कोविड टेस्ट कराने से ज्यादा या सीटी स्कैन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं आजकल? देखो RT-PCR टेस्ट तो कंफर्मेटरी है ही है, वो पॉजिटिव आ गया इस पॉजिटिव, फॉल्स नहीं होता, वो फॉल्स पॉजिटिव नहीं होता। पर जिसमें डाउट होता है तो सेकंड ऑप्शन इज HRCT टेस्ट। HRCT में 90-95% तक श्योरिटी होती है कि आप कोरोना से ग्रसित हैं कि नहीं। Thank you so much, sir. If any member have any query, you can raise your hand or post your query in my chat box. RP विजय सर, 1 मिनट सर। ये क्वेश्चन आया, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये कोरोना रुकेगा कब? ये कोरोना रुकेगा कि 60% आपकी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो जाए, 60% शहरों में और 40% गाँव में। तो अब मैसेज ये है कि 60% को होगा, 40% को नहीं होगा। तो ये बहादुरी वाली चीज ये है कि आप उस 40% में रह के दिखाओ। वो 40% जिनके नहीं होगा, हाँ, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि उस 40% में आपको रहना है। इनकम टैक्स की रेट से बचना है।
इसमें और कुछ रोचक बातें मैं आपको बताता हूँ कि जयपुर में भी कुछ पॉकेट्स में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। जैसे रामगंज बाजार वाला एरिया है, मोती डूंगरी एरिया है, राजा पार्क है, इन सब एरिया में 60% के आसपास ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन हो चुका है। इसमें लेकिन जो आउटर एरिया है उन जगहों पे अभी इन्फेक्शन फैल रहा है। तो कुछ लोग जैसे ये सोच रहे कि रामगंज बाजार प्रोटेक्टेड है, तो रामगंज बाजार वाला अगर दुर्गापुरा जाएगा और किसी के संपर्क में आएगा तो इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए मतलब ऐसा खुश होने वाली बात नहीं कि हमारे रामगंज में इन्फेक्शन नहीं होता। तो वो 40% बचे हुए हैं, वो भी अल्टीमेटली ऐसे उस कब्जे में आ जाएंगे। और ये जो पीक की जहां तक बात है, ये पीक अभी तक मेरे हिसाब से नहीं आई है। ये इंडिया में ये चलेगी, हाई प्लेटू चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा दिल्ली, बॉम्बे, ये जो बड़े शहर है इसमें काफी इन्फेक्शन हो चुका है, लेकिन छोटे शहरों में अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इंडिया में डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सिटीज में पीक आएगी। तो ये पीक कई दिनों तक चलेगी, अंदाजन 6 महीने तक ये जो 1 लाख जो आंकड़े आ रहे हैं ये ऐसा चलता रहेगा। तो इसलिए ये सोचना कि ये खत्म हो गया, कुछ दिनों का है, नहीं, ये अभी बहुत लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब, जयपुर की क्या कंडीशन है पीक की? जयपुर की दिल्ली अभी बॉम्बे पीक जैसी नहीं आई है। जयपुर में आप देख रहे हो, हाँ, डेली जैसे शुरू में 1800 केसेस करीब आ रहे थे, उसके बाद 1900 हुए, अब जो है कल हाईएस्ट था 2100 समथिंग। ये आंकड़े इतने कम है, मतलब एक्चुअल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत कम है। जितनी, ये एक बेसिक रूल है कि जितनी अच्छी सरकार उतने आंकड़े ज्यादा होंगे, उतनी डेथ ज्यादा होंगी, और जितनी मतलब छुपाने वाली सरकार या घटिया सरकार उतने इन्फेक्शन कम होंगे। ये आप सिटीज में सेम सा है। आपको बताऊं कि दिल्ली की पॉपुलेशन कहाँ है और जयपुर की पॉपुलेशन कहाँ है। जयपुर में रोज आप 450 सुन रहे हो केस, 400, 450, 400 जयपुर के अंदर, और दिल्ली के अंदर करीब 2000 आ रहे हैं। तो वो वहाँ का फिगर ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो परसेंटेज वाइज अपन इक्वली चल रहे हैं। कोई कम नहीं है अपन दिल्ली बॉम्बे से, जयपुर के अंदर कोई पॉपुलेशन अपनी 50 लाख, तो अपन 400, आप लोग तो ज्यादा हिसाब में होशियार हो। तो वहां पे 2000 होंगे, यहाँ 400-500 होंगे, पॉपुलेशन कम। तो ये सिटीज जो जितनी मेट्रो कल्चर की सिटीज हैं उसमें सेम रेशियो चल रहा है, कहीं कम नहीं है। थैंक यू सर। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो लेके क्लोज करें। Yes, sir. बस last 2 questions, sir. Is it necessary that every COVID patient should do HRCT even he has recovered without any complication? रिकवर्ड के बाद क्या जरूरत है? अगर रिकवर्ड के बाद उसके इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाएगा तो वो कोविड नहीं है, वो पोस्ट कोविड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस है। जैसे किसी भी बीमारी में होता है वो उस हिसाब से चलेगा, उसको कोविड वर्ड से हटा दो आप, वो इंटरस्टिशियल डिजीज का हो गया। बहुत पेशेंट्स हो गए हैं, बहुत पेशेंट्स हैं। Is it advisable to take vitamin C tablets like Limsi जैसे हम लेते हैं सर? कुछ खाते रहोगे तो खुश रहोगे कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। मेंटली कॉन्फिडेंस। हाँ, वो एक रहता है ना कि हाँ मैंने कुछ किया तो कुछ तो करें, बट ओवर यूज ना करें, क्योंकि विटामिन सी और इनके भी काफी साइड इफेक्ट होते हैं अगर प्रॉपर यूज नहीं किया जाए। लोग खा रहे हैं सुबह शाम काढ़े पी पी के, लोगों के अल्सर हो गए। तो अपने नॉर्मल में रहें, बाकी प्रिकॉशन जो 3 है उस पर ध्यान रखते रहेंगे तो कोविड नहीं होगा। आप कुछ भी खा लो, खाने से बचोगे नहीं, अगर प्रिकॉशन छोड़ा तो होगा ही, कोई चीज प्रिवेंट नहीं कर सकते आप। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन, ए पर्सन वंस डिटेक्टेड कोविड इज मोर रिस्क प्रोन फॉर इन्फेक्शन अगेन? नहीं, देखो ऐसा है, वो अभी तक तो स्टडीज के अंदर कम ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर अपन ये तो समय ही बताएगा, ये समय बताएगा क्या होता है, क्योंकि एंटीबॉडी टाइटर्स आगे जो जितने लोगों के पहले हुए थे वो धीरे धीरे कम होने लगे, और एंटीबॉडीज अगर नहीं रहेंगी तो दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। कह ये रहे हैं कि माइल्डर फॉर्म में होगा, पर अभी इसके बारे में स्टेटमेंट देना गलत है। सर ये 50% इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है सर? क्या मतलब? तो वैक्सीन आ रहा है जो 50% इफेक्टिव होगा। देखो जितने भी वैक्सीन होते हैं वो 100% फुल प्रूफ होते नहीं है, और अभी अपन उसके बारे में सोचे नहीं। अभी अपना वैक्सीन अपना वो तीनों है, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन एंड फिजिकल डिस्टेंस, वो सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, आप मान के चलो। वो आगे भी वैक्सीन के बाद भी रखना पड़ेगा आपको। नहीं, और ये देखा गया है कि जो मास्क प्रॉपर लगाते हैं वो अपना आप वैक्सीनेट हो जाएंगे, क्योंकि मास्क लगाने के कारण जो डोज आपको मिल रही है वो इतनी कम होती है
कि उससे आप इम्यूनाइजेशन आपका अपना आप हो जाता है। वो वैक्सीन में भी यही तो देते हैं, मास्क लगाए मिनिमल रखें, डोजेस। शायद आप इम्यून हो जाएंगे, शायद आपको माइल्ड सी डिजीज होके आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आप प्रतिरोधक क्षमता आपकी आ जाएगी। थैंक यू सर। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेरीज। इवन इसके बाद भी अगर किसी क्वेरीज आती है तो मेंबर्स आप हमें मेल कर सकते हैं। जब भी डॉक्टर सर को टाइम मिलेगा देन वी विल रिवर्ट द सेम ऑन योर मेल आईडी। राइट सर। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। आपने जो हमारे जनरल मेंबर्स के लिए बहुत जो नॉर्मल से क्वेश्चन थे, इसके लिए हम लोग को बहुत सारे वो संशय थे कि कैसे करें, क्या करें, किस तरह से करें। और चेयरमैन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर संजय के टच में रहते हुए जो यदि कुछ अपन फैसिलिटीज अपने मेंबर्स यदि लेना चाहें, ऑक्सीजन से रिलेटेड हुई, अपने ऑक्सीमीटर हुआ और ड्रग से रिलेटेड हुई, तो वो अपन और ढंग से प्लानिंग कर सकते हैं अपने मेंबर्स की हेल्प करने के लिए। आपको कभी भी कोई समस्या हो मेंबर से संबंधित तो आप बेझिझक फोन कर सकते हैं। मेरा फोन वैसे 24 घंटे खुला रहता है। थैंक यू डॉक्टर। वैसे फोन करने का बेटर वे ये है कि जस्ट गिव ए मैसेज प्रायर टू दैट। यस श्योर। हमारे पास सबके पास 400 फोन आते हैं रोज। अगर मैसेज होगा तो क्या होगा कि व्हाट्सएप नहीं, मैंने स्पेसिफिक कहा मैसेज, क्योंकि मैसेज कम आते हैं आजकल व्हाट्सएप पे आते हैं जो खुलते ही नहीं। तो गिव ए मैसेज, वो बहुत कम है हर एक आदमी के पास। पढ़ के हम अपने वी विल कॉल यू बैक। जहाँ किसी का अर्जेंट मैसेज आया था तो हम अपने आप ही कॉल कर लेते हैं, बट नॉट ऑन व्हाट्सएप नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर माथुर साहब, थैंक यू सो मच संजय सर, थैंक यू सो मच प्रकाश सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। एंड हम आशा करेंगे जो हमारे मेंबर्स हैं, जो भी क्वेरीज थी, मेंबर्स को बहुत सारी शंकाएं थी, आपने देखा होगा बहुत सारी क्वेरीज हैं, अभी भी इवन कुछ लोग रेज हैंड है, बट जैसे ड्यू टू टाइम हम उसको बाद में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। आप तो वैसे कोरोना वॉरियर्स से लड़ रहे हैं और आपने जो जयपुर इंस्टीट्यूट को जो टाइम दिया है उसके लिए जयपुर ब्रांच हमेशा आपका आभारी रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।